ये जो फॉर्मेट और ये जो शोज जैसे रहते हैं इंडियन आइडल, ये कैसे बनते हैं? हाउ डज इट हैपन? एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट टीआरपी। तो टीआरपी कमाने के लिए आपको ऑडियंस को हुक करना होता है। ऑडियंस को आप कैसे हुक करोगे? किसी की इमोशनल जर्नी बता के, कोई एक ऑब्वियसली हमारे शोज में लड़ाई झगड़े कम ही होते थे, बट आजकल उससे भी एक ऑडियंस हुक हो जाती है। क्या ये शो स्क्रिप्टेड होते हैं? आई वोंट से स्क्रिप्टेड, आई विल से नॉर्मल बंदा है जो समझो अगर ये देख रहा है, Yeah. तो उसको अपनी बिग ब्रेक कैसे मिलेगी? किसी भी लाइन में आप जाओ, संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोगों को नहीं करना पड़ता, वो उनकी किस्मत है। क्या एक सिंगर आज के तारीख में अपना घर सिर्फ YouTube, Instagram एंड ऑल ऑफ दीज एवेन्यू से चला सकता है? ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। Hi Amit. How you doing? Good. How So are you nice to doing? see you. Yeah, very So good, good. very good. Uh, गर्मी है मुंबई की, मुंबई की गर्मी। अब बादशाह का गाना मुझे समझ में आ रहा है, आई गर्मी। तो This is only the beginning. अभी तक तो समर शुरू भी नहीं हुआ। आई नो, बट ये थोड़ा डर नहीं लग रहा कि अभी ये बहुत। शुरुआत में इतनी गर्मी लग रही है? It's really, really hot. या Welcome to Expert Talk with Bhavya Desai. प्लेजर प्लेजर। काफी एक्साइटेड हूँ मैं आज के कॉन्वर्सेशन के लिए, मैं भी क्योंकि सिंगिंग के अराउंड ऑफ कोर्स मैंने कोई भी अभी तक कॉन्वर्सेशन नहीं किया है। अच्छा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव टू एडमिट डिस्क्लेमर कि मैं सिंगिंग के रिदम और ये सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो बहुत सारे जो मेरे सवाल शायद आज होंगे, दे विल बी जस्ट स्टेमिंग फ्रॉम अ जनरल, you know, someone who's an ardent lover of music, who doesn't enjoy music, तो उनकी क्यूरियोसिटी से जो स्टेम होते हैं, जो आम मे बी पब्लिक और नॉर्मल म्यूजिक लवर, या तो उसके माध्यम से होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन केस इफ दे आर very basic or very, how would I say, like bare bones, then apologies ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब मैं इंडियन आइडल में मैं जब गया था, हाँ, तो मैं भी म्यूजिक के मामले में बहुत मतलब नॉलेज जीरो थी। माइक पे कैसे गाना होता है, एंड यू नो रिदम के साथ, रिदम सेक्शंस के साथ कैसे पिकअप करना है गाने को। तो बहुत ऐसे मेंबर, शुरुआत में क्या हुआ था मेरे साथ कि जब रिहर्सल राउंड होते थे, तो वो बार बार जो स्टेज फ्रंट्स होते थे, इवन बैंड मेंबर्स होते थे, कहते थे नहीं नहीं आपको यहाँ पे पिकअप करना है गाने को। एंड आई हैड दिस बैड हैबिट कि मैं माइक को लिटरली ऐसे मुंह के पास रखता था, तो गाने की शुरुआत में वो आता था। एंड जैसे बेटा तू माइक को खा रहा है, थोड़ा दूर रख। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट म्यूजिक एक ऐसी चीज है, एक बार आप घुस गए तो देन इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ लर्निंग। एंड म्यूजिक वैसे ही है, तो मतलब कोई भी यहाँ पे एक्सपर्ट के मामले में भी एक्सपर्ट नहीं होगा, बिकॉज म्यूजिक एक नेवर एंडिंग जर्नी। आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट इट दैट वे। इट्स लाइक वर्किंग आउट, यू नो, इन अ वे। आप जितना भी करो, इम्प्रूवमेंट हमेशा हो सकती है। सो इट्स लाइक दैट, यू नो। हाँ, लाइक एवरी फील्ड, मतलब आप Pretty कभी भी much. एकदम उसको पूरा Yeah, कंप्लीटली नहीं समझ सकते। exactly. राइट। बट इंडियन आइडल की आपने बात की, तो ये इंडियन आइडल में जो भी, जब भी आप गए थे, तो बाकी के सब कंटेस्टेंट्स भी जो थे, उनको भी या आपको भी म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग थी कि वाज इट? नहीं, आई मीन एटलीस्ट मुझको लेकर तो ऐसी नहीं थी, बिकॉज़ मैंने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं थी। जो बाकी के बच्चे थे, उन सब की फॉर्मल ट्रेनिंग आई एम प्रीटी श्योर हुई थी, बचपन से सीखते आ रहे थे। और वो डिफरेंस मुझे शुरू के लेवल्स में नहीं समझ में आया। जब पियानो राउंड था, तब तक मैं थोड़ा-सा लगा ठीक है, मैं कम्पीट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही म्यूज़िकल राउंड शुरू हुए, जब फुल बैंड या प्रॉपर म्यूज़िक सेटअप के साथ सब चीज़ें हो रही थी, तो देन मुझे समझ में आया कि आई मीन शुरू में भी समझ में आ गया था कि एक लेवल ऑफ डिफरेंस है म्यूज़िकल ट्रेनिंग में। बट आई फेल्ट लाइक आवाज़ अच्छी है, मैं गा सकता हूँ, यू नो। तो देन आई फेल्ट लाइक ठीक है, मतलब लेट्स सी हाउ फार द जर्नी कैन टेक अस। लेकिन करते-करते फिर समझ में आया कि ये ट्रेनिंग के बावजूद ठीक है, मैं लकी हूँ कि मैं फाइनल्स तक आया। लेकिन काश उस वक़्त मेरे दिमाग में था कि काश मैं ट्रेनिंग करता, मैं यू नो रियाज़, एक फॉर्मल ट्रेनिंग मैं करता, वो मुझे बहुत फ़ायदेमंद होती है उस कॉम्पिटिशन में। बट तभी के टाइम पे जो आपके कोचेस और ये सब रहते हैं, वो ये सब नहीं करते? सी वो करते हैं, बट कोचिंग आप एक
ये एक ऐसी कोचिंग है, इट्स लाइक अगेन लाइक आई गो बैक टू द थिंग ऑफ बिल्डिंग अ बॉडी. अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग मैं एक हफ्ते के लिए दूं, आपकी बॉडी नहीं बनेगी, यू नो. तो ये एक ऐसी चीज़ है को आपको करते रहना ही पड़ता है. मतलब ये ऑलमोस्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक डेली हैबिट, जैसे आप दांत मांजते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, रियाज करना उतना ही ज़रूरी है. बिकॉज गले में वो कल्चर लाना, कुछ फाइबर्स आपके गले में वो ओपन होना, स्पेशली वॉइस जो प्रोजेक्शन करनी होती है, दैट इज ओनली डन विथ प्रैक्टिस. वो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही हो सकती है. तो हैविंग अ फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन अ लॉन्ग प्रॉपर स्केल इज व्हाट इज रियली बेनिफिशियल. एक कंपटीशन की हैसियत से वो कैमरास के लिए वगैरह, ठीक है, कोई आपको सारेगामा पदानिसा सिखा रहा है, बट that's not really going to help you in the competition. How does this is interesting what you just said. ये तो कैसे ये जो फॉर्मेट और ये जो शोज जैसे रहते हैं इंडियन आइडल, तो कैन यू टेक अस थ्रू फॉर द व्यूअर्स के ये कैसे बनते हैं, हाउ डज इट हैपन? Sure. So see, initially I think वो टाइम जो कॉम्पिटिशन्स का था, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट. आज के जो दौर में जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, आई थिंक उनका ओवरऑल मे बी फील सेम होगा, बट आई थिंक इट्स चेंज्ड. उस वक्त बिकॉज आइडल वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, तो वो एक बीइंग अ वेरी फ्रेश नॉवल आइडिया, उसकी वजह से बहुत लोग जुड़े हुए थे उस शो के साथ. उस शो में ये फ़र्क भी था कि वो फॉर्मेट जो था वो एक कंपनी, आई थिंक फ्री मैंटल कंपनी थी. सो मतलब आप समझ लो गोरे लोग ही पूरे शो को संभाल रहे थे. मतलब तो वहाँ पे हम अपना देसी तड़का जो हम डालना चाहते हैं, इसको जिता दो, उसको जिता दो, वो सब वहाँ पे नहीं चल सकता था, एटलीस्ट फर्स्ट सीजन में. बिकॉज वहाँ पे पूरा कंट्रोल लिटरली उनका था. वोट्स किसको आ रहे हैं, किसको नहीं आ रहे, आपको ये मतलब, एंड चैनल के भी फेवरेट्स होते हैं, राइट. वो जाहिर सी बात है, बिकॉज वो भी एक मार्केटिंग एंगल से अगर सोचें कि इस आर्टिस्ट को हम ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा इससे हम ऑब्वियसली फ़ायदा भी कमा सकते हैं, मे बी इससे थोड़ा कम, बट उनको उससे कुछ लेना देना नहीं था. हम जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उसी को हम जिताएंगे. वो भले आपकी चॉइस हो, आपकी चॉइस ना हो, वो भले ही अच्छा गाता हो ना गाता हो, दैट्स ऑल सेपरेट. वी आर इट्स जब हम कह रहे हैं कि एक ऑडियंस बेस्ड शो है, इट्स प्योरली ऑडियंस बेस्ड. सो वो शुरू से ही हमें पता चल रहा था. मतलब मैं हमेशा देखता था कि कुछ एंड बीइंग फ्रॉम अमेरिका, तो मैं ऑब्वियसली गोरे लोगों को पहचानता हूँ अच्छे से. तो मतलब 2-3 बार जब उनसे बात भी हुई एक वेरी नॉर्मल लेवल पे, उनका भी ये था कि मतलब इट्स वेरी, हम कट टू कट जो हम अमेरिकन आइडल कर रहे हैं, हम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे. तो अब क्या हो गया, वो धीरे धीरे ओवर टाइम इमोशंस वगैरह, पर आई थिंक अमेरिका में भी वो हो गया है, अब क्या, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट टीआरपी. तो टीआरपी कमाने के लिए आपको ऑडियंस को हुक करना होता है. ऑडियंस को आप कैसे हुक करोगे, किसी की इमोशनल जर्नी बता के, कोई एक स्पाइस या कुछ. ऑब्वियसली हमारे शोज में लड़ाई झगड़े कम ही होते थे, बट आजकल उससे भी एक ऑडियंस हुक हो जाती है. तो आई थिंक दैट्स अ नॉर्मल फैक्टर. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप व्हाट यू कॉल जैसे इंडियन आइडल, तो अमैलगमेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके हिसाब से कभी आया? बिकॉज मुझे याद है सीजन 1 सीजन 2 मुझे भी याद है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि ये फर्स्ट रियलिटी शो था, तो मैंने देखा था, एंड आई वाज आल्सो अ बिग फैन ऑफ अभिजीत सावंत, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज तभी took on like a rage. The whole of India was like, okay, who's this guy? Suddenly he's come. So that's what. So वो amalgamation या वो change यहाँ पे वो ड्रामा या देसी तड़का डालना शुरू हुआ, वो आपके हिसाब से कभी? सी हमारे सीजन में आई नो उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया था. आई थिंक उस शो में हमारे पास एक I'm forgetting his name, I apologize, लेकिन एक पेंटर थे उस शो में. तो उसकी भी थोड़ी सी कहानी जब बताने लगे, आई रिमेम्बर के एक सिर्फ बहुत ही ऊपर से वो दिखा रहे थे. मतलब मेरी भी जर्नी क्या कि बाहर से आया लड़का, दिस दैट, वैसा कुछ नहीं दिखाया. और उनको दिखाया ये गाता है, ये ऐसा है, ये बातें ऐसे करता है, चलो अभी स्टेज पे जाओ. इट वाज दैट. अब हर एक कंटेस्टेंट की एक जर्नी दिखाते हैं, हर एक बैक स्टोरी, कहाँ से आए हैं, क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है. तो वो चीज़, ताकि अगेन ऑडियंस का जुड़ना, वो भले ही एक पर्टिकुलर स्टेट से हो,
तो वो एक टैक्टिक होता है ऑडियंस को जोड़ने के लिए, पंजाब से हो या फिर गुजरात से हो वगैरह वगैरह, एंड दैट यू सीन दैट इन लॉट ऑफ द शोज के वो एक जगह की जगह, तो फिर वो क्या है, वो एक उस एरिया में एक रेज हो जाता है. सो एंड ऑफ द डे माय इंप्रेशन इज कि वो ये लोग कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग वोटिंग के मामले में या ऑब्वियसली व्यूअरशिप के मामले में. पर आपको ये लगता है कि अभी मतलब रिसेंटली इन द लास्ट लाइक 2-3 साल से भी मैं काफी, ऑफ कोर्स आई रीड अ लॉट, आई एम अ वोरेशियस रीडर, मैं बहुत कंटेंट भी कंज्यूम करता हूं नेचुरली, तो लास्ट 2 या 3 साल से जो भी रियलिटी शोज होते हैं, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इंडियन आइडल, जस्ट जनरली ब्लैंकेट के, बहुत वैसे ही लोग सिलेक्ट होते हैं जिनके पास एकदम ऐसे डिफिकल्ट या चैलेंजिंग बैक स्टोरी होती है. या बहुत आर्टिकल्स पढ़ने बिल्कुल बिल्कुल. नाउ दे सी द होल आइडिया, अब क्या है, हमारा ये टाइम ही चेंज हो गया है. अभी इट्स ऑल अबाउट बीइंग वायरल. तो वायरल दैट 15 सेकंड्स में आप कुछ ऐसे करके दिखाओ जिससे ऑडियंस, ओए बाप रे ये क्या कर दिया, तो एक्सट्रीम. सो अगर आप सोशल मीडिया पे आप जाओगे, आप स्क्रॉल करोगे, आपको एक्सट्रीम चीजें दिखती हैं. और अब क्या हो गया कि पहले होता था कि हम कोई चीज़, ये क्या कर रहा है ये, अरे यार, लेकिन अब पता चलता कि वही बंदा अब जाके रियलिटी शोज कर रहा है, होस्ट बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड देन यू हियर अबाउट द काइंड्स ऑफ मनीज दैट आर बीइंग मेड. सो ना चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं सक इन हो जाते हैं उस प्लेटफॉर्म में, बिकॉज आपको लगता है कि ऑडियंस को ये चाहिए. बट हर एक इंसान की अपनी एक लिमिटेशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है, जो वो चीज़ पार नहीं करेगा. बट आई थिंक नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. तो इवन एक रियलिटी शो के पर्सपेक्टिव से उनको तो ये है कि इसमें मसाला बहुत है, ये लड़ेगी या ये करेगी या ये वो करेगी, एंड अभी तक आई डोंट थिंक इट्स रियली फॉलन इनटू द सिंगिंग थिंग अभी तक, बिकॉज सिंगिंग इज सिंगिंग, राइट. सिंगिंग में दे आर नॉट गोना वांट कोई लड़ाकू लड़का या लड़की आके वो करे. बट ये जरूर है कि मैं देख रहा हूँ कि वो एंगल्स वो ढूंढते हैं एज मैनी एज पॉसिबल, भले ही वो जजेस के एंगल से हो. हमारे टाइम पे तो जज, आप कभी भी हमारे सीजन को अगर रिवाइंड करके देखोगे, कभी भी कोई भी जज स्टेज पे नहीं आया, कभी भी. आई नो एक दो बार आई थिंक सोनू निगम जी ऑल्सो मेंशन के कुछ परफॉर्मेंसेस वो चाहते थे स्टेज पे आना और वो सब करना, एंड अगेन वो हमारे जो गोरे लोग पीछे बैठे थे, लाइक यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली फेवरेटिज्म दिखाएगा ना, कि मैं इस बंदे के लिए मैं खड़ा होता हूँ, मैं ताली, और इवन खड़े होकर तालियां करना बहुत रेयरली ऐसा होता था. दे सेड आप अपना ओपिनियन दो, बट नथिंग ओवर द टॉप, नथिंग अंडर द बेल्ट, एक नॉर्मल लेवल पे आप चलते रहो. आपको अच्छा लगा तो बढ़िया बोलो, नहीं अच्छा लगा तो नॉट अप टू द मार्क. आजकल तो इट्स वेरी डिफरेंट. अरे तुमने तो आसमान फाड़ दिया, ये तुम्हारे सुर कहाँ, इट्स वेरी डिफरेंट. एंड देन द होल एंगल ऑफ, आई थिंक लोग कहते हैं कि प्री रिकॉर्डेड अब चीजें होती हैं. हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. दैट वाज, आई विश उस वक्त होता. तो आई नो रिकॉर्डिंग्स में तो उस वक्त भी ना सीखे हुए भी मैं वो चीज बढ़िया कर देता, तो पर ऐसा कुछ ही था. देयर वाज लाइव, जो है सो है. बट आई एम श्योर दैट बहुत सारे लोग ने आपको ये पूछा भी होगा, क्या ये शो स्क्रिप्टेड होते? नहीं, उस वक्त तो लाइक आई सेड, उस वक्त वो चाहते हुए भी इसको स्क्रिप्ट नहीं कर सकते थे. नाउ आई एम श्योर, सी जहां पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं, जहां पे आपको पता है कि मुझे ये चीज क्रिएट करनी है. सी आई वोंट से स्क्रिप्टेड, आई विल से गाइडेड. मे बी वो एक अलग डेफिनेशन होगा. बट जब आप एक चीज को गाइड करते हो, देयर इज आई मीन आई एम अ बिग वॉचर ऑफ, एट लीस्ट आई यूज्ड टू बी, थोड़ा अब कम हो गया, बट बिग बॉस, मैं अपने आप को थोड़ा सा वॉयरिस्टिक मानता हूँ. मतलब आई एम द टाइप, अगर बाहर सड़क पे किसी का झगड़ा हो रहा है तो मैं विंडो खोल के सुनना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है. एंड मैं घुस भी चुका हूँ बहुत बार उन चीज़ों में. बट आई फील लाइक इन शोज लाइक दैट, वो मे बी स्क्रिप्ट नहीं करते, बट उनको पता है कहाँ से उनको चीज़ मिलेगी, तो वो रफ्तार उसकी तरफ ले जाते हैं. वो भले ही एक कंपटीशन के थ्रू हो या डायलॉग के थ्रू हो, बट ये भी मुझे लगता है कि एक ओवर द टॉप चीजें हो गई हैं. लाइक इफ यू नोटिस नाउ, आई थिंक रिसेंटली न्यूज़ था कि अब मे बी वो फॉर्मेट ऑफ शोज उस चैनल से हटा दी गई हैं. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट हैज टू डू, बिकॉज एज अ व्यूअर जब हम देखते थे, मुझे लगता है यार ये बहुत चीजों में घुस रहे हैं. मतलब ऑब्वियस बना दिया है कि हम इसको फेवर कर रहे हैं, हम मुंह पे बोलेंगे हम फेवर कर रहे हैं, हम जाके उसको कमरे में बुलाएंगे कि देखो तुम्हारे खिलाफ ये कोई ऐसा बोल रहा है. सो
then you lose the audience, Essences, because then the audiences के तो आपने तो पहले से, जैसा हम देख क्यों रहे हैं, फिर अगर पहले ही सब ये फिक्स है कि कौन होगा या आपकी तरफ से आपने डिसाइड कर लिया, तो हम देख क्यों रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज व्हाट एंडेड अप हैपनिंग. इन सिंगिंग शोज थोड़ा वो कम है, बिकॉज वहां पे अगर आप गा नहीं सकते, एंड ऑफ द डे जस्ट डजंट मेक सेंस. आपको आपके साथ ऑडियंस एक हद तक जुड़ सकती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी पीछे हट जाती है. ये ड्रामेटाइजेशन के वजह से ही ये पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज वेयर आई एम थिंकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 या 3 सीजन्स के टाइम पे मैं सोचूं इंडियन आइडल के बारे में, सो देन आई स्टिल, मैं रिकॉल कर सकता हूँ 2-3 अच्छे वो सिंगर्स जो वहां से उभर के आए. और अभी के रिसेंट 3-4 साल का एक्चुअली अगर मैं इंडियन आइडल देखूंगा, तो बिकॉज इतना ड्रामेटिक हो गया है ये सब सीजन्स, तो सिंगिंग के ऊपर इतना फोकस ऐसा लगता ही नहीं है. सी, मैं थोड़ा अग्री और डिसएग्री भी करता हूँ, बिकॉज इनफैक्ट एक कंटेस्टेंट इस साल थी, और मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, बट मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है. आई थिंक हर नेम इज स्नेहा शंकर. इस साल की जो थी, मैंने उसको 2-3 बार मैसेज किया है कि मुझे लगता है आज तक जितने कंटेस्टेंट्स हुए हैं, मे बी द मोस्ट प्रिपेयर्ड आर्टिस्ट मुझे लगता है आप थी अभी तक. तो ऐसा नहीं कि टैलेंट कम होने की वजह से वो लोग कर रहे हैं. आई थिंक इट्स सप्लाई एंड डिमांड. अब क्वांटिटी ऑफ रियलिटी सिंगिंग शोज इतने हो गए हैं, बच्चे, माँ बाप, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, then you have obviously your सारेगामापास, your idols, I'm sure there's more voice, ये वो बहुत सारे shows हैं, रैप शो भी बीचों बीच आते हैं, things like that. तो एक novelty factor चली जाती है ना. जब इंडियन आइडल था, आई थिंक इंडियन आइडल के अलावा सारेगामापा शायद उस वक्त भी था. That was it. There was nothing else to be seen from a reality show perspective. और क्योंकि इतना जेन्युइन तरीके से उन्होंने पेश किया है, तो ऑडियंस जुड़ गई थी. अब क्या है, इट्स लाइक फ्लिपिंग अ चैनल. मैंने चैनल चेंज किया, यहाँ पे भी सिंगिंग शो है, उस चैनल पे भी सिंगिंग शो है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है. If it's not singing, it's cooking. If it's not cooking, it's fighting. If it's not fighting, it's some खतरों के खिलाड़ी. तो इनफ्लक्स ऑफ रियलिटी शोज अब इतने हो गए, तो वो नॉवेल्टी फैक्टर चला गया. आई थिंक दैट्स व्हाई पॉपुलैरिटी कुछ शोज की कम होगी, और जो शोज वो लेवल मेंटेन करते हैं, it stays the same. Yeah, the explosion of content definitely, I mean, in that respect. But अगर आज के तारीख में where you are today in terms of how prepared you are as a singer, I feel I can win. Yeah, I feel I can win. तो. और at least मतलब वो तो obviously वो audience के प्यार के हिसाब से, पर अब मुझे ऐसा लगता है मुझे एक हफ्ते में एक गाना प्रिपेयर करना है. हम जब शोज करते हैं, तो मैं शोज में कभी-कभी 100-150 गाने गा लेता हूँ, मतलब लिटरली. सो अभी तो इट फील्स लाइक वेरी इजी. मतलब व्हाट आई मीन कि मैं उस वक्त इल प्रिपेयर्ड था, नॉट ओनली एज अ सिंगर बट एज अ परफॉर्मर. एक स्टेज की समझ होती है, माइक की समझ, स्पीकर्स की समझ, बैंड की समझ. अब मुझे नाउ, अब मैं बैंड के साथ जब परफॉर्म करता हूँ, तो वो प्लेइंग ऑफ ऑफ ईच अदर, मतलब कहाँ पे मुझे स्टॉप करना है, कहाँ पे उनको रोकना है, मैं कहाँ पे उनको रोक देता हूँ. वो एक सिनर्जी क्रिएट होती है. उस वक्त जब आप इतने कच्चे होते हो, आपको लगता है कि अभी वो वो, तो आपको वो पिक अप पॉइंट्स, रिदम पॉइंट्स समझ में नहीं आते. तो उस वक्त you're winging it. और कहीं अगर नर्वस हो गए, तो फिर बेटा गए काम से. एंड उस वक्त तो आई थिंक कुछ गाने तो ट्रैक पे वो चलाते थे, which I hate. नो, ट्रैक का मतलब ये है कि लाइव बैंड नहीं है, पीछे एक गाना बज रहा है, वोकल्स निकाल देते हैं और आप उसके ऊपर आप गाते हो. सो दैट्स डिफिकल्ट बिकॉज तो वहां पे अगर आपने वो वहां पे मिस कर दिया, तो पूरा गाना गया. तो फिर आप जजेस को देखते रहोगे कि सॉरी, ऐसा नहीं होता. सो इन जनरल फिर आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन, वो सब पूरा मिस हो जाता है, बिकॉज आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कि अब ये पार्ट आएगा, अब ये आएगा, अब वो आएगा. दिमाग आपका ज्यादा वहां चल रहा है. लाइव बैंड के साथ आपके पास वो फ्रीडम है ऑडियंस के साथ एंगेज करने के लिए. साथ में आप हर एक गाने को अपना एक अलग फ्लेवर दे सकते हो. मैं चाहूँ तो मैं उसकी स्थाई 2-3 बार लगातार गा सकता हूँ, अगर ऑडियंस को वही चीज बार बार सुननी हो. वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते. ट्रैक के ऊपर तो आपको मतलब जो है वही गाना है, दैट्स इट. सो यू गेट स्टक.
तब से अभी लाइक एक से अज्यूमिंग फर्स्ट ईयर जब भी आपका इंडियन आइडल था एंड देन उसके बाद में मतलब टॉप 3 या 4 थिंग्स आपने क्या फोकस किया सिंगिंग में जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी सिंगिंग सो मेन चीज तो ये है कि आई गॉट अ गुड गुरुजी एंड टच वुड इधर है हड्डी इधर लकड़ी हाँ है थोड़ी सी। तो मेरे गुरुजी जो हैं मोहम्मद ताहिर जी, इनफैक्ट ही वाज सोनू निगम्स फर्स्ट टीचर जब वो दिल्ली में थे, एंड ही इज नाउ वो मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। तो उनके साथ मैं काफ़ी टाइम से सीख रहा हूँ वोकल प्रोजेक्शन, बहुत सी चीज़ों पे काम किया। बिकॉज सी मैं जब इंडिया में गया था मैं 24 साल का था, मेरी पूरी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रियाज नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं थी। मैं इक्के दुक्के स्कूल के फंक्शन में मैंने थोड़े 2-3 लाइन गा दिए, तो लोग कहते यार तू गा सकता है, तू अच्छा गाता है। रियली? अच्छा तू गा लेते हैं? तो देन आई जस्ट वेंट अलोंग विद इट, बट नो फॉर्मल ट्रेनिंग एज सच। लेकिन उनके साथ मुझे समझ में आया कि वोकल पावर कहाँ से गाना होता है, प्रोजेक्शन, कौन सी लाइंस पे एम्फेसिस करना होता है, व्हिच इज लॉट ऑफ थिंग्स a lot of singers don't really end up understanding कि giving a punch to proper space in songs वो भी बहुत ज़रूरी है। But now I'm ready. I mean, again, as I said, music एक ऐसी जर्नी है जो it's never ending, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने ये सब सीख लिया है, अब और भी कोई मतलब it's if people like Sonu Nigam ji and people like that are still learning, so then we are too far behind, right? We have to, हमको भी वही, और मैं वही लेके चलता हूँ कि मैं कंटिन्यूसली लाइक मैंने आपको शुरू में कहा, इट्स नाउ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। कीप म्यूजिक अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि मैं सुबह उठूँ, मैं अपना रियाज करूँ, एंड इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग, तानपुरा लेके जाता हूँ, फोन पे भी डिजिटल तानपुरा रखा हुआ है, तो वो रियाज, वो इवन सिंपल इज जस्ट डूइंग सा आई ट्राई टू डू दैट ऑल द टाइम। मतलब मैं बैठे बैठे भी कहीं गाड़ी में जा रहा हूँ, anything, कुछ भी बनाओ, and just keep practicing it, और combinations, ये सारे गामा पदा निसा के बहुत सारे combinations होते हैं, and you just keep doing that, it helps आपके vocal culture को बहुत मदद देती है। One song जो ऐसा आपको लगा कि that is at the best that you can actually sing, and अगर थोड़ा सा एक लाइन उसकी Okay. ऐसे तो I feel like many songs I can do, but एक जो सबसे do you like मतलब old school, new school, आपको कौन सा अच्छा लगता है? नहीं, old school of course is always okay, great. let me see. ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। Nice. I could think of many songs, but yeah, उदित जी for you, क्योंकि बीचों बीच हमारी थोड़ी अनबन मेरे बातों से हो गई थी, sorry about that. Right. I know that and again I know that आपने एक्टिंग भी of course की है, और मुझे एक्टिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बात करनी, एक्चुअली नहीं, बिल्कुल भी नहीं बात करनी, Okay. because I want to focus on singing, because मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। बिल्कुल। बट एज अ इंडिविजुअल आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? बिकॉज आई नो दैट यू डन अ लॉट ऑफ टीवी, ऑफ कोर्स, तो एक्टिंग एंड सिंगिंग, तो उसमें आपकी कोर स्ट्रेंथ आपके हिसाब से आज के तारीख में, इफ आई आस्क यू टुडे, क्या है? So मैं अपने आप को अगर if I give myself I feel like singing is something I'm very passionate about. I मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना, हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना, seeing them singing with you, वो एक अलग फीलिंग है जो मैं डिस्क्राइब फ्रैंकली मैं कर ही नहीं पाता। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। मतलब वो कहते हैं ना एक रॉक स्टार वाली फीलिंग, वो वहां से ही आती है। एक्टिंग को लेके आई फील एक नेचुरल, मतलब मुझे बहुत नेचुरली वो चीज़ आई। जैसे ही मेरी हिंदी थोड़ी शुद्ध होने लगी, बिकॉज शुरू में जब मैं अमेरिका से आया था, वेरी स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट, अभी भी कभी कभार मैं वो चीज़ भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ, तो वो मेरे इंग्लिश में जब शुरू हो जाता हूँ
तो लोग क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो वो हो जाता है मेरे साथ। बट शुरू शुरू में वो हिंदी का भी जो प्रॉब्लम शुरू में क्या थी भाभी मेरे साथ, मेरी हिंदी में उतनी दिक्कत मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन वो जब ट्रांजिशन हिंदी से इंग्लिश में जाता था, तो जब वो इंग्लिश के वर्ड्स आते थे, मैं अपने नॉर्मल न्यूयॉर्क टोन जिसमें मैं पैदा पला हूँ उसमें बात करता था। तो जब वो बोलते बोलते मैं हिंदी में बात करता था, तो लोग ऑटोमेटिकली उनको असम्पशन था ये तो एक्सेंटेड हिंदी में बात करता है, मतलब इसकी हिंदी में भी कुछ वो एक्सेंट आ रहा है। ये नहीं समझ रहे कि नहीं इसकी जो भाषा जो इंग्लिश की जो एक्सेंट है वो स्ट्रांग है, वो तो मैं डिनाई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो नेचुरल प्रोग्रेशन जब है तो वो आई थिंक वो नेचुरल प्रोग्रेशन को भी अभी धीरे धीरे इतने सालों में मैं समझ गया उनको कैसे मर्ज करना होता है। अदरवाइज शुरू शुरू में तो वो मतलब इट वाज लाइक नाइट एंड डे, बहुत फर्क आता था दोनों में। बट एंड देन टीवी सीरियल्स में इतने हजारों एपिसोड्स करने के बाद तो आई फील लाइक आप लाइटिंग कैमरा वो सब आप समझ जाते हो। बट यस, जैसे आपका क्वेश्चन था सिंगिंग और एक्टिंग को लेके, मुझे लगता है एक्टिंग एक नेचुरल चीज थी जो मेरे अंदर आई, एंड सिंगिंग ऑल्दो नेचुरल थी, लेकिन उसको मतलब उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, यू हैव टू डेवलप इट टू अ पॉइंट, बिकॉज अगर आप उस लेवल पे आप जाना चाहते हो कि आप लाइक आई सेड लोगों के सामने लाइव गाना चाहो, ट्रैक पे तो कोई भी गाए, फिर आप लाइव लोगों के सामने गाना गा सकते हो, वो भी 3 घंटा लगा था, तो एक फिटनेस लेवल भी होनी चाहिए, बिकॉज इंसान थक जाता है। मतलब इनफैक्ट मैं परसों तरसों एक शो से वापस आया, एंड इट वाज इनफैक्ट एन आउटडोर शो, इतनी गर्मी, फैंस दोनों उस तरफ लगे हुए, लेकिन मतलब आई वाज लाइक मेरे 2-3 किलो तो इधर कम हो गए बट when you're performing आप वो सब भूल जाते हो, आप भूल जाते हो कितना पसीना छूट रहा है, क्या हो रहा है, you just do it. So I think it takes a lot more work as a singer, you know. Not saying that acting doesn't, लेकिन एक्टिंग में मेरे लिए एटलीस्ट आई फील लाइक वो बहुत एक नेचुरल, हो सकता है मैं बचपन से ही अपने आप को एक एक्टर समझता था, मैंने बहुत मार भी खाई है, लेट मी टेल यू, अपने आप को एक एक्टर समझते हुए, एंड इसका ब्लेम मैं अमिताभ बच्चन जी को दूंगा, बिकॉज आई एम अ हॉट डाई हार्ड बिग बी फैन। तो जब मैं अमेरिका में था, आई वॉज वेरी स्किनी, आई एम नॉट द हट्टा कट्टा आई एम नाउ, दैट टाइम आई थिंक मैं मुश्किल से 40 किलो का एक पतला सा लड़का, एंड आई वॉज द ओनली लोन इंडियन इन द स्कूल, और मैं बच्चन जी की सारी फिल्म देखता था। तो मुझे बहुत सारे, एक तो मुझे बहुत क्लियरली याद है, बट बहुत सारी फिल्मों में जब उनकी देखता था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, चैन कुली की, मैन कुली की चैन, तो ये सब चीजें मैं फाइट के वक्त गोरों के सामने मतलब आई रिमेंबर एक बार मैं एक गोरे के साथ, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम आल्सो, जस्टिन, तेरे को तो मैं मारूंगा यूएस आगे, मुझे बहुत बुली करता था। इनफैक्ट आई मेट हिम 5 years बैक, तो मेरे को देख के फ्रेंड्स तो बाल भी नहीं है उसके सर पे बट उस वक्त मुझे बहुत मारता था। तो आई रिमेंबर सत्ते पे सत्ता देख के अगले दिन मैं स्कूल गया बस में, वो मुझे कुछ बोला था, यू नो इंडियंस को जैसे वो मजाक उड़ाते हैं, तो मैं टर्न किया, चैन कुली की, मैन कुली की चैन, चैन कुली की, मैन कुली की चैन, मेरी चैन निकल गई और मैं नीचे गया, एंड घर जाके मम्मी को बोला ये सब झूठ है, इट्स ऑल बुलशिट, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, कुछ धुलाई होगी। सो या बट so that's my filmy connection with मार खाने वाला। इंटरेस्टिंग। आज की तारीख में हाउ कॉम्पिटिटिव कितनी है सिंगिंग इंडस्ट्री? आप खुद ही देख सकते हो, अगर आप रियलिटी, मतलब मैं ये शो कभी नहीं देखता, ये जो लिटिल चैम्प्स, लिटिल आइडल, उसमें तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। ये 4 साल का बच्चा मतलब नुसरत फतेह अली खान का गाना गा रहा है, या मतलब रफ़ी जी का गाना इतनी आसानी से गा रहे हैं, तो वहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है। बिकॉज देखो, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मैं ये चीज़ मानता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को किस्मत वाला भी समझता हूँ कि बहुत टैलेंट है, यू नो, लेकिन गिने चुने लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं अपने आप को भी खुशकिस्मत समझता हूँ, बिकॉज आई हैड द अपॉर्चुनिटीज टू एक्ट एंड सिंग, यू नो, ऑन गुड प्लेटफॉर्म्स। तो यू नो, लेकिन ऐसे बहुत आपने देखे होंगे, इतने रील्स तो देखते हैं कि कोई बंदा पेंटर होगा या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, गाना गा रहा है और कमाल का गा रहा है, लेकिन वो उस चीज से ना निकल नहीं पाया अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। तो आई फील लाइक देयर इज टू मच टैलेंट। तो ये जब रियलिटी शोज देखता हूँ,
सुपर टैलेंटेड, और इट मेक्स अस वर्क हार्डर। अभी 20 साल काम करने के बाद भी मुझे लगता है कि यार इस रेस में तो यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप एट इट, सो बट इट्स गुड। कोई एक नॉर्मल बंदा है, इंडिविजुअल समझो, अगर ये देख रहा है, या तो उसको अपनी बिग ब्रेक कैसे मिलेगी? देखिए, आपका बिग ब्रेक कैसे आता है ये मैं खुद नहीं बता सकता। आई फील लाइक ये जो रास्ता रियलिटी शोज का है, एटलीस्ट फ्रॉम अ सिंगिंग पर्सपेक्टिव, अच्छी बात है। लेकिन बहुत लोग उसमें अच्छे होते हुए भी चुने नहीं जाते। देखो, एक चीज़ है, एंड आई वॉज लकी मेरे पहली रियलिटी शो में, बिकॉज मैं उससे पहले थोड़ा सा काम एज अ वीजे कर चुका था, तो एक नेम रिकग्निशन। मुझे याद है जब मैं आइडल की लाइन में भी खड़ा था कि सर आप तो वीजे हो, आपको तो लोग जानते हैं, आप क्यों इधर आए? हाँ भाई, मैं भी तुम्हारी तरह इधर आया हूँ। बट आई रिमेंबर वो लंबी लाइन में बंदा आया, सर आप इधर मत खड़े, आप आगे आ जाइए। तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने 8 घंटे लाइन में खड़े रह के वो किया। जब चीज़ नहीं की तो मैंने नहीं की। मेरे फर्स्ट रियलिटी शो में, जो इत्तेफाक से इंडियन आइडल नहीं था, उसमें मैंने लाइन में मैं खड़ा रहा। एंड देखो, एक एनआरआई के लिए वो लंबी लाइन में खड़े रहना, इतनी गर्मी में, हम जहाँ पे इतनी सुविधा, सिल्वर स्पून की जिंदगी वहाँ पे जीते थे, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो आपको फ्रैंकली बताऊँ मैंने क्या किया, जो मेरे आगे वाली लाइन में मेरे साथ लड़का था, मैं आप सबको बता रहा हूँ आज ये चीज़, मैंने उसको आई थिंक 500 या 1000 रुपये दिए। मैंने जाके एसी वाली गाड़ी में मैं बैठा, अच्छा बेटा मैं तेरे पीछे ही हूँ, तो मैं जब जैसी लाइन आगे बढ़ेगी मैं 2-3 घंटे के बाद तो मेरी हालत खराब है, मैं गाऊंगा ही नहीं उनके सामने, मेरा गला सूख रहा था। एंड आई हर्ड दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ सिंगर्स। इनफैक्ट एक तो बहुत ही अच्छा सिंगर है, तलत नाम उसका लड़के का नाम है, तो वो मुझे कहीं मिला था, तो कह रहा था सर कि मैं लाइन में खड़ा रहा, 4 घंटे के बाद मेरा गला बैठ गया, इतनी गर्मी में, इतनी धूप। इज लाइक, तो मैं जब लाइन तक खत्म होने तक आई, मेरा गला सूख गया, मैं कुछ गा ही नहीं पाया उनके सामने। सो आई वाज लाइक, दैट इज बैड लक बोलो, किस्मत बोलो, क्या बोलो उसको, यू नो। सो देखो, किसी भी लाइन में आप जाओ, संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोगों को नहीं करना पड़ता, वो उनकी किस्मत है। मैंने कोई अलग तरीका नहीं आजमाया। हो सकता है आप भी किसी को 500 रुपए दे के, आपका 500 रुपए लेके वापस, तुम कौन, मेरे को नहीं पता, तो हो गया। तो ये भी हो सकता है। तो आई कांट टेल यू कि ये चीज़ आपके लिए काम करेगी या ये नहीं करेगी। हर किसी की अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और आज कहाँ पहुँच जाते हैं, यू नो। इनफैक्ट जो मेरा एक फेलो कंटेस्टेंट था, मैं हमेशा उसके बारे में बोलता हूँ, राहुल वैद्य, कि वेयर डिड ही बिगिन फ्रॉम, यू नो। आई थिंक ए रिलेटिवली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, हार्ड वर्किंग पेरेंट्स थे, यू नो, बट नॉट अ वेरी वेल टू डू फैमिली, जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ वैसा था। एंड आज उसको देखो, खुद अपने पैरों पे। दैट्स व्हाई आई गिव हिम सो मच क्रेडिट, बिकॉज वो लड़का जैसा भी हो, आपको लगा वो, मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमारे सारे लड़कों को मिला लो, मार्केटिंग वाइज वो एक नंबर का है। ही नोज कि मुझे इन लोगों को कैसे, इनका दिल जीतना है और कैसे मुझे अपनी छाप छोड़नी है। तो ही इज फैंटास्टिक एट दैट, एंड आज ही इज इन अ फैंटास्टिक प्लेस इन लाइफ। आई थिंक ये काबिल तारीफ है, you know। तो she is a good example of people that they should look at, you know। अभिजीत obviously वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनफैक्ट a lot of reality show contestants, उन्होंने वो हिम्मत नहीं छोड़ी। आपको छोटे से छोटे अपॉर्चुनिटी से लेके, भले आप एक छोटे से क्लब में 5000 के लिए भी गा रहे हो, बहुत लोगों ने वहां से भी शुरुआत की है जो आज करोड़ों में कमा रहे हैं। या फिर आपको वो लकी ब्रेक इमीडिएटली मिल जाए। हर किसी की जर्नी अलग है। आपको बस ये ठान लेनी है कि मुझे इसमें करना ही है। अगर आपने वो चीज ठान ली, देन द जर्नी कैन बी डिफिकल्ट, कैन बी इजी, बट वो अगर आपने वो रास्ता छोड़ा नहीं है, देन आप इवेंचुअली मंजिल पे पहुंच जाओगे, प्रोवाइडेड आप वो मेहनत करते हो, आप एक्चुअली तैयारी में हो। बिकॉज मैं इन लोगों को भी जो आपका शो देख रहे हैं, उनको भी वो गलत फहमी नहीं देना चाहता कि मेरी सूरत अच्छी है, मैं अच्छा एक्टर बन जाऊंगा, या मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या सिंगर बनना चाहता हूँ, लेकिन गाना आता नहीं है, एक्टिंग आती नहीं है। आई हैव सीन, स्पेशली मेरी बालाजी की शुरुआत में, मैं ऑडिशन में भी बैठता था कभी कभी, आई हैव सीन द बेस्ट लुकिंग पीपल जो कैमरा के सामने अगली दिखते हैं। बिकॉज कैमरे के सामने आज इट्स लाइक वो ना किधर देखूं, क्या बोलूं, लाइन नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही। सो इट हैपेंस।
So you have to be prepared and you have to be a good judge of yourself. See, जब इंडियन आइडल खत्म हुआ, मेरे पास दो चॉइस थे. मैं अगर सिर्फ पैसों के पीछे भागता, मुझे स्टेज शोज काफ़ी मिल रहे थे उस वक्त, बीइंग वन ऑफ द टॉप 10 एंड एक पॉपुलर कंटेस्टेंट भी रहा उस शो में. तो मुझे ये था कि मैं इस शो में मैं शोज करता रहूँगा, लेकिन आई नो कि मैं एज अ सिंगर अभी तैयार नहीं हूँ. ठीक है, तो आई चोज द राउट, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई टू बिकम एन एक्टर, टू गो इन टू दैट जोन. एट द सेम टाइम अपने क्राफ्ट को होन करता रहा. भले मैं वैनिटी वैन में बैठा हूँ, सेट पे बैठा हूँ, मैं अपने क्राफ्ट को होन करता रहा कि ओके, अब जब मुझे लगता है कि मैं हजारों की संख्या के सामने मैं अपनी आवाज पेश कर सकता हूँ, देन आई विल स्टेप बैक इनटू दिस. अदरवाइज उस वक्त मैं लालच के पीछे भागता. हालांकि मेरा एक्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा था उस वक्त, क्योंकि चैनल के साथ था. बट अगर मैं लालच के पीछे से भागता कि शोज भाई फेम मिलती है, लोग आपको स्टार और दिस दैट, एक्टिंग में मैंने कभी कदम रखा नहीं था, तो आई डिडंट नो क्या होगा. बट आई वेंट इन द राउंड, जो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ. ये मुझे पता है कि मुझे इसमें अपना वक्त और मेहनत लगा के मैं वापस आ सकता हूँ. एंड आई डिड दैट. आई डिड इट एट अ वेरी डिफरेंट स्टेज. बट आई फील लाइक ये भी एक इंसान को समझना बहुत जरूरी है. सिंगिंग के लिए देन खाली क्या रियलिटी शो ही एक माध्यम है जहां से आपको बेस्ट ब्रेक मिल सकता है? बिकॉज आजकल के तो काफी ऑप्शंस है. तो उस हिसाब से इन योर एक्सपीरियंस आप क्या एडवाइस देंगे अगर किसी को सिंगर बनना है? समझो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे इमेजिन कि मुझे बनना है आज. अगर मुझे आज सिंगर बनना है, चाहे मैं अच्छा गाता हूँ कि नहीं वो अलग है, बट क्या राउट मुझे लेना चाहिए? सी, आप एक गाना निकाल सकते हो, गाना बना के उसको रिकॉर्ड करके मार्केट कर सकते हो. दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट ये भी बहुत लोग करते हैं. नॉट एवरी सिंगर जो आया है मार्केट में कि वो रियलिटी के थ्रू ही आया है. बट एक माध्यम ये है कि आप गाना निकालो, प्रोग्राम करके उसका वीडियो बनाओ. भले आप वीडियो में आओ ना आओ वो अलग बात है. आजकल आई फील लाइक हर कोई बंदा जिसको एक्सप्रेशन दिस दैट वो सब लेना देना नहीं है, पर वो उनको कैमरा के सामने आने तो आ जाते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग. बट दैट्स व्हाई आई फील लाइक वीडियोस धीरे धीरे, वीडियोस की जो एक चार्म थी ना, वो धीरे धीरे जा रही है. नाउ इट्स लाइक आप गाना सुनोगे, आप एसोसिएट कर लोगे गाना के साथ. तो दैट इज अनदर राउट. देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप बार्स में गाओ, गो टू दोज. लंदन में अगर आप कभी विजिट करोगे तो वहां पे तो लोग सड़क पे भी गाना गाते हैं. आई थिंक दे गेट पेड मोर, बट यहाँ पे भी लोग वैसा कर सकते हैं. अगर सी, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है. आपकी फैमिली अफोर्ड कर पाती है कि आप आपके साथ एक गाना प्रोड्यूस करें, क्योंकि गाना प्रोड्यूस करने में भी बहुत मेहनत जाती है. मैं खुद के गाने प्रोड्यूस करता हूँ, मुझे पता है गाना कंसेप्चुअलाइज करके एक म्यूजिक प्रोग्रामर, लिरिसिस्ट को लेना, फिर उसको प्रोग्राम करना, प्रोग्राम की मिक्सिंग, मास्टरिंग, उसको रिकॉर्ड कर, ऑल दोस फैक्टर्स आर देयर, देन वीडियो बनाना. इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस. मुझे इसके बारे में एक्चुअली काफी बात करनी, बिकॉज आई सॉ कि आप काफी आपके खुद के पंजाबी गाने काफी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीडियोस भी कर रहे हैं. बट ये सेगमेंट पे आने के पहले आई एक्चुअली वांटेड टू, एक दो मेरे और सवाल थे जी. जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री अभी बहुत कॉम्पिटिटिव है, राइट? बॉलीवुड के सिंगिंग या सॉन्ग्स व्हाटएवर सिंग करने में इज दैट एक्चुअली बिफोर दैट एक सिंगर का इवेंचुअल एम और ड्रीम क्या है? देखो ये मैं आई वोंट लाई कि हर किसी का ड्रीम ये नहीं होता कि वो एक प्लेबैक सिंगर बने, सलमान खान और शाहरुख खान के लिए गाने ना गाए. जब मैं पहले आया था, जब सक्सेस मिलने लगी, मुझे लगा मैं एक दिन अपनी फिल्मों में अपने गाने गाऊंगा. इनफैक्ट मेरे साथ जो कंटेस्टेंट था एक रियलिटी शो में, आयुष्मान खुराना, हम दोनों एक रियलिटी शो के हिस्से थे. And he ended up doing that. So pat on his back that he ended up achieving that goal, because मेरा ये गोल था कि मैं एक फिल्म करूंगा और उसमें अपना गाना गाऊंगा. I managed to do that सीरियल्स में, 2-3 सीरियल्स में मैंने गाने भी गाए और एक्टिंग की, पर वो फिल्म में अभी तक तो नहीं हो पाया. But yes, that's an eventuality goal. But पहले क्या था कि वो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप फिल्म में गाना गाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. अब वो चेंज हो गया है. इनफैक्ट आई वुड से लास्ट 2-3 सालों से नॉन फिल्म म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है, वो शायद फिल्म म्यूजिक को भी पार कर चुका है इन मेनी फैसेट्स. तो इट्स नॉट नेसेसरी नाउ कि एंड प्रोडक्ट ही ये होना चाहिए कि आप फिल्म में गाना गाए. लेकिन ये ज़रूर है, जो फिल्म में अगर आपने गाना गा दिया तो एक
वैल्यूएशन वाइज भी आपको एक लार्जर चीज मिल जाती है, बट नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट इन एवरी केस। बहुत नॉन फिल्म सिंगर्स भी अच्छा खासा कमाते हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी, बट यस अगर आप एक जनरल एवरेज देखो, अगर लोगों को पता है कि यार शाहरुख खान का गाना इन्होंने गाया है या ऐसा गाया या जो भी गाया, ऑटोमेटिकली आपको आपका टैग एक मिलता है, परसेप्शन मिल जाता है जो Right. बहुत वैल्यूबल रहता है। नेसेसरी है कि इसमें भी लक एक फैक्टर प्ले करता है, या कोई एक गॉडफादर टाइप भी होना चाहिए जो आपको थोड़ा पुश करे? आई थिंक इट वुड डेफिनेटली हेल्प। देखो कनेक्शंस कहीं भी आपको नुकसान नहीं दे सकते, तो इवन सिंगिंग लाइन पे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं उनके साथ एक अच्छा रेपुटेशन रखना, अच्छा रैपोर रखना, उनकी नज़रों में रहना, बिकॉज आई थिंक एक म्यूजिक जो फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर भी होगा, कितने हजारों लोगों से वो मिलते होंगे, कितने हजारों के ईमेल्स उनको आते होंगे। लाइक आई थिंक लाइक अ गाय लाइक प्रीतम, उनके अगर वो अभी अपने डीएम्स वो चेक भी नहीं करते होंगे, बिकॉज हजारों सर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा एक ट्रैक है, आप प्लीज सुनिए, दिस आर वेरी डिफिकल्ट। सो उनकी नजरों के सामने आना इज नॉट अ इजी थिंग, बट जो आ जाए और जो उनको भा जाए, अरिजीत ग्रेट एग्जाम्पल अगेन। इनफैक्ट वो भी एक रियलिटी शो से ही बाहर निकल के आए। फनी स्टोरी अबाउट अरिजीत वाज फेम गुरुकुल उनका शो का नाम था, एंड आई हैड गॉन ऑन दैट शो एज अ गेस्ट जज, एंड आई रिमेंबर बहुत रिस्पेक्ट से वो सब मिले थे। उसके बाद मैं कभी मिला नहीं था अभी अरिजीत से, एंड अभी रिसेंटली पुणे में ही हैड अ शो एंड मैं गया वहाँ पे। यू आर टॉकिंग अबाउट मे बी 15 years later, प्रॉब्ली ज़्यादा, 2007 या 8 के आसपास था। उससे मिला, ऑन आई कांटेक्ट हुई, मिडल ऑफ द शो 50,000 लोग थे उसके शो पे, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। कौन है जो नहीं है, प्रीटी मच उसके शो, अपने ही शो पे मैं उसके गाने, आदत उसी का डॉकेट है, बट पूरे कॉन्सर्ट के बीच ओ माय गॉड उसने बोला आई कैन नॉट बिलीव दिस, अमित टंडन इज हियर। मैंने कहा ये क्या, मेरे गाली ने कहा ये क्या हो रहा है ऐसे, एंड मैंने उसको थम्स अप किया, एंड आई सेड, मैंने उसको ऐसे पप्पी मारी कि भाई तू बढ़िया इंसान है भाई, तुझे आज भी याद है, एंड वेरी क्लियरली वेरी, मतलब वो बहुत खुश, उसकी इनफैक्ट आई हैव अ वीडियो एज वेल, बहुत खुश, और अमित टंडन जी है, एंड आई एम लाइक अमित टंडन, अब आई एम एट अरिजीत शो, ये क्या हो रहा है। सो ये एक चीज है कि ह्यूमिलिटी, एंड ही इज सो हम्बल, ही इज अ फैंटास्टिक। मैं भले ही वो ये चीज सिचुएशन नहीं भी होती, मैंने उसके इतने किस्से सुने हैं, देखे भी हैं, ही इज अ वेरी ग्राउंडेड ह्यूमन बीइंग, एंड इतना फेम, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आप टॉप 10 सिंगर्स को में भी मिला लो, he probably earns more than all of them combined, frankly बताऊं, I mean it's not even मुझे इसमें कोई कमीशन नहीं मिल रही, but इस रियलिटी जो है सो है। रफ्तार even in fact mentioned that कि आप हम जैसे 100 को मिला लो, मे बी 100 ज्यादा हो जाएगा, but I would say a good 10, मतलब that's him, but he's very humble, मतलब उसको कभी भी वो कॉन्सर्ट निकल के रिक्शा में चला जाएगा, ऐसे बहुत किस्से मैंने सुने हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियोस भी ऐसे आते हैं कि वो अपनी छोटी सी स्कूटी बाइक लेके घूम रहा है, जबकि भाई वो मेबैक ये सब चीजें का ही कैन इजीली बाय ऑल ऑफ दोज। तो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारे ऊपर, एंड मैं भी ये धीरे धीरे सीख चुका हूँ, बिकॉज मैंने भी अप एंड डाउन्स देखे हैं इन दिस इंडस्ट्री, कि it's very important to stay grounded to your reality, don't get caught away and catch up, oh यार ये फेम, ये गाड़ी, ये वॉच, ये वो, all this, ये मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, we get sucked into that very easily, तो उस चीज को अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है, because life will pass you by, you will be, and आप फिर मुड़ के देखोगे ये सब मेरे साथ हुआ, इतना सब मैंने किया, लेकिन मैंने उसका मजा नहीं निकाला, बिकॉज मैं आगे की सोच रहा था। सो इट्स वेरी गुड टू बी एम्बिशियस, बट आई ऑल्सो फील बहुत जरूरी है वक्त को अप्रिशिएट करना। जैसे कि इस वक्त मैं भाविया के साथ बैठा हूँ, आई एम अप्रिशिएटिंग दिस, बिकॉज अगर मुझे बस लगे नहीं उसके बाद मुझे यहाँ जाना है, देन यू मिस आउट ऑन द मोमेंट, मैं वो नहीं करना चाहता। सो अरिजीत की जो मैं बोल रहा था, तो मैं भी ऐसे ही, जब वो ऑलरेडी काफी बड़े सिंगर बन गए थे, एंड एक दिन ऐसे ही आई वेंट टू मैकडॉनल्ड्स जस्ट टू ऑर्डर एंड टेक अवे लेके निकल रहा था, तो व्हेन आई वेंट टू द काउंटर, ही वाज एक्चुअली ऑर्डरिंग नेक्स्ट टू मी, वो शॉर्ट्स में एकदम सिंपल टी शर्ट, एकदम आराम से, उनकी पोनी टाइप वो, एंड मतलब बंदे को, एंड बाय दैट टाइम वो मतलब काफी ऑलरेडी नोन नेम था, एवरीबॉडी न्यू अरिजीत सिंह कि ये बहुत बड़ा सिंगर हो गया अभी, बट
कुछ पड़ी नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड, ही इज जस्ट वेटिंग, नो क्वाल्म्स, नो इश्यूज, स्पीक्स ग्रेट। क्वेश्चन ये है लेकिन ऑडियंस का, आई एम श्योर कि वो महाराजा मैक का बंदा है या McNuggets या McChicken वो देखा नहीं। Not really. Yeah. But I think also he's ऐसा एक एक्सेप्शन भी वो है जिसने सलमान खान के साथ पंगा लिया है, एंड देन पंगा लेने के बाद also still he has a lot of work. You know, he's one of those guys actually, because otherwise. And in fact, is sung again with SK, which Right. is very rare के वो आपको नकारे और फिर वापस बुलाए. Yeah. But that speaks to his talent. Exactly. I feel like एक जो humbleness भी जो इसके अंदर है, वो कहीं ना कहीं इंसान को मेल्ट कर ही देता है, you know. And Salman is a good human being. Yes. People जो उसके बारे में कहते हैं, temperamental maybe I guess at times, but overall what मैं भी एक दो बार जो उनसे मिला हूँ, he gives you a very different vibe, you know. But it all depends. He's also moody, so it all depends on, because people at that level, हमको क्या पता कि वो किस situation से वो गुजर रहे हैं. Right. What has their day been like? मतलब, and they're dealing with मतलब छोटी छोटी चीजें like कॉस्ट्यूम से लेके डेथ थ्रेट्स, मतलब लुक एट द वेरिएशन. आज मैं दुबई जा रहा हूँ, कल मैं इधर जा रहा हूँ, कल मैं यहाँ जा रहा हूँ, कल मैं इधर जा रहा हूँ, यू नो. सो एंड फिल्म की शूटिंग है, ये भी शूट है. सो फॉर देम इट्स वेरी इजी. हमसे यार बहुत एटीट्यूड कैसा, बट देन यू डोंट, मैं सिचुएशंस नहीं जज करता, बट एक दो बार जो मैं मिला हूँ, आई थिंक ही हैज अ वेरी वार्म, he also doesn't like people that are fake though. I think वो चीज कहीं ना कहीं इतनी एक्सपीरियंस हो गई उसको, so he picks up on that. But I'm sure अरिजीत का क्या है, you can't help but fall in love with him, and आवाज इतनी powerful है that immediately hits your soul. So I feel like, you know, I mean he's I mean अगर मैं सोचूं in this generations, he's a legend. He's on that path to, you know, that maybe 20 साल बाद कहेंगे, जैसे हम रफ़ी जी और किशोर जी के बारे में बात करते थे, the people say, अरे अरिजीत, you know, it's, I mean, he's on that, for sure, on that level. Right. Bollywood में, as we were talking, did you try breaking in and try? I've never tried. I would say तुक्के से, या just by the source of luck, I did a film with Vikram Bhatt a few years back called Creature. But I was one of those people जो सीन किया, 2-3 सीन थे और फिर क्रीचर ने मुझे मार दिया, so वैसा था, तो इसके मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता. But and in post that I did have 1 or 2 films that I wanted to do, and चीज़ final भी हो गई थी. But certain decisions that I made at that point that I probably look back and say, यार मुझे करना चाहिए था, I didn't do. But I think it's something that I'm definitely open to now. मुझे लगता है कि I can perform on that level and on that on the big screen. But सच बताऊं, मुझे आजकल वो differentiation वो इतना कम हो गया है. I feel like you see some of the performances on the digital space, कमाल. So I feel like अब पहले बहुत होता था. I would say जब मैंने शुरुआत की, वो it was like this. Because I remember मैं जब कुछ मीटिंग्स के लिए जाता भी था, मतलब लिटरली बुलावे के साथ, तो वो कहते थे कि आप, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो आपको 2 साल दूर रहना पड़ेगा, यू नो, यू ओवरसीन दिस दैट. अब वैसा कुछ नहीं है. नाउ दे वांट, और अब वो चेंज हो गया कि अब दे वांट इन्फ्लुएंसर्स जो हर दिन फ्री में 15 सेकंड के लिए दिखते हैं. सो आई फील लाइक इट्स जस्ट अ मेंटालिटी. जो बंदा परफॉर्म कर सकता है वो कर सकता है, एंड भले वो एक इन्फ्लुएंसर हो या वो एक टीवी एक्टर हो, दिस दैट. सो देयर इज गुड परफॉर्मर्स एवरीवेयर. इट्स अबाउट, यू नो, गेटिंग द अपॉर्चुनिटी एंड making the most of it. आपके top 5 singers? Good question. Wow. Okay. All time. So this top 5 as singers or top 5 जो मुझे आपको पसंद है? According to you, who are the top 5 singers? Man, I'm gonna get in trouble for this probably. Kishore Kumar, Kumar Sanu. Again, I'm not going by ability. Ability wise, I would say Rafi ji are way ahead. But जिनको मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, so Kishore Kumar, Kumar Sanu, Udit Narayan, Arijit for sure. I put Arijit in that 100%.
मैं गूगली मारूंगा अभी, लेट मी सी. ओह, दिलजीत दोसांझ. अरे, being a Panju, I am a huge fan. Huge fan. Now again, Sonu Nigam ji, Mohammad Rafi ji, Sukhwinder Singh, there's a lot of singers in there that I can mention. But अगर आप कहें कि इनका गाना अगर मैंने सुना, मुझे सुनने में बहुत मजा आता है. But having said that, I'm now thinking Rafi ji के गुलाबी आंखें. I don't think there's any show that I've not sung गुलाबी आंखें. One of my all-time favorites. You know, एहसान तेरा होगा. So many songs. My God, there's so many songs. But एक personal favorite अगर मैं बोलूँ ये हैं. Yeah, for sure. Yeah, because perspective भी होता है तो ऐसे. Okay, let's यही thought पे से एक और एक ऐसा गाना when जो आपको define करता है when you're in a happy mood. One, you have to pick. In a happy mood. जो सुनते ही मतलब you will be like. This might, again, this goes back to my Bachchan days, but दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता. In fact, there's many. John, Johnny, Janardhan, Tararam Pam. Now, आज की generation like, what the hell is he singing? But for those who know Amitabh Bachchan, मतलब I was raised on these songs. मतलब और कौन सा है? के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू. Namak Halal, huge fan again of Amitabh Bachchan. But okay, are you going to ask me about the sad song as well? वो भी पूछोगे? वो दो हैं, and I know them from the bottom of my, because those are two songs to get always. All-time favorite movie of mine, probably in the top 5, is this film called Qarz with Rishi Kapoor. And for the young generation who's not seen it, you have to watch it. एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था. एक हसीना थी. And not like any of my hasinas have ever tried to kill me, जो उस situation में थी, but I've always associated with that song. और एक गाना वो वाला जो what is this, कुछ कुछ होता है मैं जो गाना है, तुझे याद ना मेरी आए. Lot of heartbreak with that song I've had. वहाँ पे तो दिल टूटा है मुझे तो. तुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि अख भर आए, किसी से अब क्या कहना. Yeah, so that lot of, I'm remembering the girls now, but yeah, whatever. Not sure your wife will be too happy. No, she, I love you, baby. I love you. Yeah. इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बिकॉज ये बात करते करते मेरे दिमाग में ये आया, इसके लिए मैंने पूछ लिया, बिकॉज हर एक इंसान के लाइफ में मतलब एक हैप्पी और एक वैसा सॉन्ग होता है जब भी आप कोई सॉन्ग सुनते हो, लाइक, एंड ऑल्सो बिकॉज वो हमेशा कोई एक मेमोरी से रिलेट होती है, इस वजह से. सो इन फैक्ट देयर इज वन सॉन्ग, अगेन आई एम गोइंग बैक टू अमिताभ बच्चन, बट दिस इज बिकॉज विथ माय younger brother Sumit, he lives in America, और मेरे जो cousins हैं, तो हम जब now in fact we're going to be meeting जुलाई में for a family vacation. हम हर साल में, क्योंकि सब अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, तो we always plan के साल में एक बार हम सब मिलेंगे. And yes, मैं ज़रूर बोलूँगा कि हम सब पंजाबी पीने के बाद we do this one song, सब एक ग्रुप में we get together and we sing this song. चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पर. We do all that. मैंने नहीं पी तूने पी. We do all that. So yeah, we're a filmy bunch, but lots of fun. It's a lot of fun doing that. So yes, आपने जब वो यादाश्त की जो, especially when I think of my cousins and my brothers, हम ये गाना बहुत गाते थे एक साथ. It was just a lot of fun doing that. Right. You know, the thing is, मेरे लिए भाभी, this was my escape, because हालांकि अमेरिका में मैं हिप हॉप, आई रिमेंबर गन्स एंड रोजेस मैं बहुत सुनता था, रन डीएमसी जो हिप हॉप बैंड्स वगैरह मैं ये सब बहुत सुनता था, पर्ल जैम, मेटालिक, ऑल ऑफ दैट. लेकिन व्हेन आई फाइनली गॉट एक्सपोज्ड टू हिंदी फिल्म्स, आई वाज लाइक वाओ,
दिस इज अमेजिंग। तो मुझे तो सब गोरे लोग ही नजर आते थे और घर जाके मतलब एक मुझे लगा यहाँ पे ही देसी लोग हैं, बाकी कोई मतलब मुझे देसी लोग सब इंडिया में रहते हैं। यहाँ पे या फिर न्यूयॉर्क में एक जगह थी जैक्सन हाइट्स क्वींस में, तो वहां पे इंडियन, यहाँ पे तो कोई इंडियंस है ही नहीं। सो माई एक्सपोजर जब वो हुआ ऋषि कपूर की फिल्म में, बलराज सानी की फिल्म्स वक्त एंड थिंग्स लाइक दैट, आई स्टार्टेड वाचिंग ऑल दोस ओल्ड फिल्म्स। सो पीपल से यार तुम वहां पे रह के तुमने ये सब पुरानी फिल्में, यू नो, दिलीप साहब की जो फिल्में थी, आई सॉ दैट सो मेनी टाइम्स, मतलब आई एम रिमेम्बरिंग ऑल ऑफ दैट। मतलब वी मस्ट हैव हैड एक प्रॉपर लाइब्रेरी जहाँ पे उस वक्त VHS कैसेट्स होते थे, अब तो इट्स ऑल डिजिटल, but if you remember उस वक्त सारे VHS के, then it went from that to CD. Now when I tell I have a daughter and I tell her, you know, VHS cassettes, and she like, what is that? They have no idea. Can you imagine, like when we were raised, it was CDs and VHS cassettes, little tapes and things. अब वो पूरा, it's like it's all completely gone. Now it's a novelty. अगर किसी को कोई cassette दिखाओ, like wow, ये what is this? Yeah, a lot of time when I tell my teams as well, some of these things, they're like, what? I mean, like, Yeah. how? Yeah. But yeah, आजकल के सिंगर्स ऐसा लगता है कि ऑटो ट्यून के बिना नहीं गा सकते। सारे ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बढ़िया लाइव भी, आई थिंक सोनू निगम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। यू कैन, आई थिंक वो बाथरूम में टॉयलेट में भी बैठे होंगे तो सुर में गा रहे हैं, वो सो रहे हैं तो मतलब ही इज ऑलवेज इन सुर। आई बहुत कोशिश की पकड़ने के लिए कि यहाँ ऑफ, ही डज नॉट गो ऑफ, like उनका जो tuning है is perfect. A lot of singers have mentioned that. In fact, even Arijit mentioned कि Sonu ji is one of the few singers जो Shreya Ghoshal as well, like perfection. तो auto tune को एक गाली की तरह लोग समझते हैं। ऑटो ट्यून एक ऐसी चीज है कि आप एक, I feel like in today's age, even a Shreya and a Sonu ji will add an auto tune into their voice. वो इसलिए नहीं, उनकी आवाज को सुर में लाने के लिए, वो आपकी वोकल्स को ना एक थोड़ा सा एक, इट गिव्स इट अ सर्टेन बॉडी, अ सर्टेन क्लीन वो कर देता है। पर इट्स नॉट बिकॉज उनके सुर ऑफ है। जो वोकलिस्ट ऑटो ट्यून के भरोसे पे गाते हैं वो आपको पता चल जाता है। It's clear example if I'm singing a song like it could be anything. It could be इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए 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 it'll be it'll sound like that. इलाही मेरा जी आए वो एक कट पॉइंट मिलता है उसका, एक ऑटो ट्यून्ड आवाज में। पहली बात तो आपकी आवाज वहां तक जाएगी नहीं। सो इफ अ सिंगर कैन नॉट सिंग, ऑटो ट्यून आपको, इट विल नॉट मेक यू अ सिंगर। वो जो लोग सिंगिंग जानते हैं उनको पता है कि ये बंदा ऑटो ट्यून के भरोसे पे गाना गा रहा है। ये नहीं कह सकते कि ऑब्वियसली अगर अरिजीत के गाने में भी अगर ऑटो ट्यून लगे, इसका मतलब ये नहीं कि अरिजीत गा नहीं सकता। देयर तो ऑटो ट्यून इट्स अ लेवल, राइट? यू आल्सो कैन ट्वीक इट। आप उसको 0.1 पे भी रख सकते हो, आप उसको फुल भी रख सकते हो। जहां पे फुल आएगा यू विल हैव दैट ऐसा आएगा, एकदम रोबोटिक जैसी आवाज। और कुछ में जो आएगा जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स नॉट यूज्ड टू, आपकी आवाज को सुर में लाने के लिए वो नहीं यूज कर रहा है, वो ला रहा है बस एक शीन, एक बॉडी देने के लिए, लाइक जस्ट इट्स जस्ट क्लीनिंग। इट्स लाइक झाड़ू सब करी, अब लास्ट में बस थोड़ा सा, बट अगर it's a bad example, so झाड़ू वाला एंगल निकाल लो, but it's just basically, my point is it will not make a non-singer be able to sing, you know. मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरा सवाल क्यों है, is because नॉर्मली क्या होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो आजकल है, स्पेशली रिसेंट टाइम्स में, वो काफी, आप उनके गाने सुनते हैं, दे बिकम हिट, दे गो वायरल, दे बिकम लाइक रनअवे सक्सेस, एंड कहाँ यहाँ उनकी क्लिप्स आ जाती है where they actually singing, you know, and I mean I don't know if you'll name him, but I would like to. अभी जैसे for example AP Dillon की बीच में आई थी एक क्लिप where he was seen. I do like your music though. I will say that. And there was so much of trolling कि भाई क्या गा रहा है, इसका ऑटो ट्यून चले गया या ऐसे, और ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। So in fact इत्तेफाक से मैं उस कॉन्सर्ट में था भी, एंड यस, यू नो, एक चीज जो you're right, वो एक ऑटो ट्यून, लाइक आई सेड, ऑटो ट्यून भी पता चलता है। आजकल ये भी हो गया कि लोग अपने कॉन्सर्ट्स पे वो खुद गा नहीं रहे। आपको भाई, हम लाखों की बात ना, you're talking about
कुछ कुछ लोगों को तो 50, 60, 70, 80, 1 करोड़ लाइव गाने के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और आप लाइव नहीं गा रहे, यू नो। आई मतलब वो चीज तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती. बट What was your experience with the AP Dillon concert? there was two things. मतलब AP, no offense brother, पंजाबी बंदे हैं, but you know, एक मुझे याद है कि वो स्टेप्स से उतर के वो आई गेस मलाइका अरोड़ा सीधे वहां उसको सीट पे छोड़ने के लिए, फिर वापस जब चढ़ने गया, गिर गया और उसका गाना बजने लगा, मतलब म्यूजिक के साथ गिर गया, एंड गाना चल रहा है, ऑल ऑफ सडन सिंगिंग. दूसरा एक चीज जो मैं बहुत कॉन्शियस में देखता हूँ, फ्रॉम स्मॉल लेवल टू बिग लेवल, गिटार के साथ आप गिटार मई या तो आप वो कंटिन्यूटी रखो कि आप बजा रहे हो, कुछ में ऐसे बजा रहे हैं, कुछ में फिर छोड़ देते बजाना, फिर बजा रहे हैं. सो इट्स लाइक आई डोंट नो इफ दैट्स जस्ट फॉर फील, मे बी मुझे कभी कभी लगता है फॉर फील, बट ये चीज मुझे बहुत खटकती है. आई एम लर्निंग गिटार नाउ, तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि यार या तो आप बजाओ या फिर ना बजाओ, ये क्यों रखा है अपने हाथ में. बट मे बी इट्स बिकम लाइक अ फैशन स्टेटमेंट कि मैं गिटार के साथ मैं एज अ सिंगर लगूंगा. बट यस, ये ऑटो ट्यून वाला जो सिस्टम है, देखो स्टूडियो में आप करो बात अलग है, व्हेन यू आर सिंगिंग लाइव आई फील लाइक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. बट भाभी ये भी सच है कि बहुत सारे लोग ये हैं जो स्टूडियो में अच्छा गाते हैं एंड लाइव वो नहीं गा पाते. यू नो, लाइव में आपको गाना भी होता है, आपको थोड़ा सा परफॉर्म करना होता है, ऑडियंस के साथ थोड़ा मिलना होता है. इट्स डिफिकल्ट फॉर सम सिंगर्स, इवन इफ दे वेरी गुड सिंगर्स, वो ऑडियंस के साथ ही मिलो, मिक्सअप हो, डांस करो, थोड़ा सा मूवमेंट करो. दे कैन नॉट, जैसे मैं गाऊंगा तो बस ऐसे गाऊंगा, दैट्स इट. सो दैट डजंट वर्क इन टुडेज एज. तो एक अच्छा परफॉर्मर होना और एक अच्छा सिंगर होना, अच्छा लाइव सिंगर होना, देयर इज लाइक डिफरेंट कैटेगरीज नाउ. वैसा वो डिलिनिएशन हो गया है कि आप अच्छे लाइव परफॉर्मर हो, आप अच्छे लाइव सिंगर हो, आप स्टूडियो में अच्छा गाते हो, लेकिन लाइव में आप अच्छा नहीं कर पाते. There's all of those, you know. Right. So very few that I feel can handle all of those angles. क्या एक सिंगर आज के तारीख में अपना घर सिर्फ YouTube, Instagram and all of these avenues से चला सकता है? अगर चल गया तो yes, including live as well. Yes, I mean live, but वो थोड़ा पॉपुलर होगा, उसके बाद में शायद उसको अपॉर्चुनिटी मिले. देखो पॉपुलर नहीं भी होगा तो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कहीं से तो शुरू होगा. You know, and a lot of these singers have started. I think Mika Singh 10,000 से कहीं शुरू हुआ शायद. I remember जब बहुत साल पहले जब मैं VJ था, इंटरव्यू किया था, maybe 70,000, 80,000 में शो करता था. Now where is he? Different league. तो स्टार्ट तो करना है, you know. So yes, आपका घर आराम से चल सकता है, आराम से चलता है. और एक वक्त पे अगर आपका गाना चल गया तो आप स्ट्रीमिंग से ही अपना घर चला सकते हो. Streaming meaning Spotify, Apple Music वगैरह वगैरह. तो आप वो प्लेटफॉर्म्स पे जब अपलोड करते हैं आपका गाना, देन जितनी बार प्ले होता है तो you get paid. Yes. How does that work? Can you Yeah, I believe it's a certain I believe could be 0.005 या जो भी कुछ ऐसा है per stream आपको एक इनकम मिलती है. But अगर आप the moment you start counting this in millions, you know, and अगर आप 100 of millions, billion में चलो तो खेल अलग हो जाता है ना. आप you're earning so much money on a continuous level. और यही नहीं कि आपका एक नया गाना आता है, like I've noticed now as I'm growing into this, के मेरा एक नया गाना आता है तो मेरी जो previous library है वो भी बढ़ती जा रही है, तो वो सब stream से भी आपको मिल रहा है. तो like I said, it's a continuous journey. आप घुसो उसके अंदर, YouTube से भी इनकम आती है. Obviously, I think live shows is the main platform for any singer to be able to earn. Then आपके social media से collaborations वगैरह. But majority out से अगर आप आज के बड़े सिंगर से भी कोई पूछोगे, उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम उनके लाइव शोज हैं. सेकंड डे विल probably be your streaming and then closely followed YouTube के साथ. I mean that stream is there to be able to earn. मेरा सवाल ये कहाँ से आया is because I think बीच में अभी काफी रैपर्स लोग के बीच में काफी बहुत बड़ी वॉर हो रही थी about labels and you know independent and ये and all that stuff, and then that's when I discovered कि ये anyway बंटा है जो है, उन्होंने अपना खुद का एक independent, I think he just started 2-3 songs which obviously went viral. Yeah, and then उनकी production has just taken off. They're super talented. मतलब Divine से लेके you can go, I mean MUA Buntai, MC Stan, all of these, ये इतने पॉपुलर हो गए हैं. मैं तो बाबा सहगल के जमाने से मैं what is it? Going to the gym? Yeah.
या आई एम गोइंग टू द जिम, मतलब मुझे मेरे लिए तो वही रैप था। एक और भी था ना क्या, पप्पी रैप, पप्पू रैप, पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा कुछ और था गाना, मैं चाहे इधर जाऊं, मैं चाहे वो करूं, you remember that song probably? All old school, but yeah, the rap scene is completely changing. I think overall music का scene evolve बहुत हो रहा है, which is a very good thing, you know. एक rap show आता है, I believe, MTV Hustle, I believe, एक और भी आता है. Right. Amazing talent, amazing talent. So I think sky is the limit. अभी तक I think हमारा जो नॉन फिल्म म्यूजिक है, it's only taking off. तो और अभी इसकी रफ्तार बढ़ेगी, it'll only get bigger. So how in the West में तो कोई फिल्म म्यूजिक होता नहीं है, right? Now there it's all about नॉन फिल्म म्यूजिक. I feel like वो पॉपुलैरिटी और वो दर्जा फिल्म्स को मतलब नॉन फिल्म म्यूजिक को इधर भी eventually will get. हमारा बॉलीवुड इज बॉलीवुड, वो हमारे दिलों में बसता है, तो वो कहीं जाएगा नहीं. बट अभी ये नहीं होगा कि बॉलीवुड फिल्म, इट विल बी गुड म्यूजिक, इट कुड बी फ्रॉम अ फिल्म लेवल और टू दिस लेवल, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द ग्रोथ द इंडस्ट्री हैज कमिंग फॉरवर्ड. बट ये बीफ होना क्या मतलब कॉमन है हमारे इंडस्ट्री में, लाइक रैपर्स में होते ही रहता है, इवन व्हाट यू बट यू गेटिंग सिंगर्स में भी तो होता है, सिंगर्स में भी तो होता है. यू थिंक उस टाइम पे जब व्हेन देयर वाज अभिजीत एंड कुमार शानू, उदित नारायण, सोनू निगम, उसका निगम, इनके बीच में तो होता होगा कि इसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया, इसको कैसे, ये तो मेरा गाना था, वो तो मेरा. इट हैपेंस सेम थिंग विद रैपर्स. क्या है, आई थिंक द रैप सीन एक ही झुंड में ये सब थे पहले, राइट? तो देन दे ऑल काइंड ऑफ वेंट देयर ओन वे. सो इसकी वजह से मेरी शुरुआत हुई है, उसकी वजह से मेरी शुरुआत हुई, एंड देन देयर काइंड ऑफ रैप में क्या है, आप किसी को रैप के थ्रू ही गाली दे सकते हो, यू नो, जो नॉर्मल गाने में दे सकते, यू नो, तेरा बाप, यू नो, ऑल स्टफ लाइक दैट, तो वो सब होता है. बट आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे उन सबको पता है दैट देयर ऑल, वो एक इंटरकनेक्शन सबका है. आई फील लाइक इवन इफ यू रिमेंबर बादशाह हनी सिंह के बीच में हो रहा है, एंड इन दोनों ने बोला कि भाई अब हम दोनों कहाँ पे पहुंच गए हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट. वो एक आर्टिस्ट को इवेंचुअली समझ में आ जाती है चीज, बट एक कैन गेट अगली. बट कंपटीशन कहाँ पे नहीं होता, एक्टिंग में भी होती है, सिंगिंग में भी होती है, पॉडकास्टिंग में होती है, हर एक चीज में होती है. सो गुड कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन इज गुड एज लॉन्ग एज वो एक वायलेंट रुख ना ले ले. यू नो, जो अमेरिका में इट हैपेंड अ लॉट, यू नो, स्पेशली इन द हिप हॉप सीन, पीपल एंड अप गेटिंग किल्ड एंड ऑल. तो वो चीज जहां तक वो ना आए, लाइक great example, obviously वो political angle था, but सिद्धू मूसेवाला, the king, he's literally the king. मतलब मैं उनका फैन बन गया था obviously उनके जाने से पहले, and he was really picking up. पर आज भी उनके गाने आप सुनोगे, what a writer, क्या लिखते थे. his actually उनकी जो बहुत तगड़ी strength थी, he was a fantastic writer, something जो करण औजला के अंदर भी है in today's market as far as that in that Punjabi scene. बहुत अच्छा लिखता है वो, which for a musician is मतलब A+ आपके लिए, because आप जो लिखते हो आप उसी को, you know, you have the ability to put out. So it's a big quality to have. Let's talk about music in terms of जो आप produce कर रहे हैं. Yeah. Okay. Why did you choose to start producing your own music? अपना खुद का music क्यों produce करना? I think कहीं ना कहीं जब मैंने start किया था, I started working with labels initially, and initially मुझे यही लगता था कि no offense, और मैं I'm not taking any names, मुझे वो पंगा लेना नहीं है, हालांकि मैं ले चुका हूँ काफ़ी बार, but कभी कभी you get that feeling like आपके सामने एक बंदा बैठा है जो उस पोजीशन पे है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि इनको कोई they have no knowledge of what they're saying. नहीं, ये गाना ऐसा है, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं. मतलब आई रिमेंबर वंस गोइंग एंड मेरे पास एक पूरी एल्बम रेडी थी, एंड लिटरली बीइंग टोल्ड कि ये सारे गाने आप स्क्रैप कर दो और आप हमारे साथ 4 गाने और नए बनाओ. एंड इवन टुडे व्हेन आई गो बैक एंड आई हियर दोस सॉन्ग्स, यस, सम ऑफ द सॉन्ग्स दैट दे रेकमेंडेड वर गुड, बट a lot of people say we love this album, यही बहुत सही था, तुमने ये क्यों नहीं निकाला था उस वक्त, why didn't you promote this, इसका वीडियो बनाते उसका. आज बिकॉज उस वक्त मेरे हाथ में ही चीजें नहीं थी. मतलब मैं क्या पहनूंगा, मैं कहाँ प्रमोशन करूंगा, मैं कैसे प्रमोट करूंगा, वो सब मेरे लिए डिसाइडेड हो रहा है. मेरी इनपुट ली जा रही है, बट आई फील लाइक वो इनपुट ली जा रही है सिर्फ पूछने के तौर पे, पर एंड ऑफ द डे वो हाँ फॉर्मेलिटी के तौर पे, पर डिसीजन लिया जा रहा है. सो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट डिसहार्टनिंग. एंड देन इवेंचुअली मुझे लगा कि देखो, अगर मुझे इस नाव में डूबना है या तैरना है, आई वुड रैदर कि वो मैं अपने बल पे करूं. So that is where this ended up coming in, that
ठीक है, it obviously takes effort and money to do that, and that's why मैं हमेशा recommend करता हूँ artist को have something on the side. Make sure you have something on the side. मेरे लिए एक अच्छी चीज़ थी कि I come from a good background from with the family and all, but you cannot depend on them to take care of you. So the moment I started acting, within some time I started getting into the business angle. Now my wife also has a clinic, and we, so I make sure that वो अलग avenues of income खुली हो जाती हैं. Yeah, because you have to. इस industry में आपको कुछ पता नहीं है, so you have to just always keep afloat and keep going. But yes, the idea of producing my music, because see, from ideation to picturization to the lyrics to आप किस genre of music, आपको hip hop की तरह बनाना है, आपको ऐसे बनाना है, आपको trance बनाना है, आपको techno बनाना है. There's so many angles you can play. Blues, house music. There's so many different things. आप एक गाने को I look at like a baby. आप literally इसको conceive कर रहे हो, उसको develop कर रहे हो, पूरा सब सजा के फिर आप उसको भेज रहे हो बाहर. It's like that. So I look at that with every song. It's kind of a new journey. क्या है ये process? Like someone like me जिसको music के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, actually ये एंगल के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कैन यू टेक मी थ्रू दैट प्रोसेस? अगर समझो आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक सॉन्ग करना है या बनाना है, सो व्हाट इज दैट प्रोसेस? सो द फर्स्ट प्रोसेस इज आइडियली गेटिंग अ कंपोजिशन, राइट, और हैविंग रिवर्स भी चलता है कि समटाइम्स कुछ लोग लिरिक्स के साथ शुरुआत करते हैं कि अच्छे लिरिक्स मिल जाएं जिनको एक डेप्थ हो या कुछ एक अच्छा फ्लो हो, एंड और हैविंग अ गुड कंपोजिशन, एंड उस कंपोजिशन के बेसिस पे आप एक लिरिसिस्ट को उठाओ. इफ यू आर नॉट एबल टू डू द लिरिक्स योरसेल्फ, एक लिरिक्स को उठाओ जो उसके अंदर लिरिक्स भर दे ताकि वो कंपोजिशन को एक एक विजन मिले. देन यू एंड अप क्रिएटिंग काइंड ऑफ ए मेलोडी विद दोज लिरिक्स. उसके बाद फिर म्यूजिक इनपुट होता है. म्यूजिक इनपुट होता है इसको एक जान देने के लिए, so that's really the process. And a lot of experimenting, because आप उसको अलग, आप उस टेम्पो से लेके आप कौन से स्केल पे गा रहे हो, कौन से टेम्पो पे गा रहे हो, that also decides उसका कैसा, स्लो टेम्पो में यूजली गाने स्लो हो जाते हैं, more in the somber sad space, और जो गाने स्पीड अप होते हैं they become more like your happy go lucky or dance types of numbers. तो वो भी डिसाइड किया जाता है. And then you have that middle 80 से 100 के रेशियो के आसपास जहाँ पे you have your very soothing, I call them वो लाउंजी नंबर्स जो आप सुन सकते हैं, आप थोड़ा एक मजा ले सकते हैं, ग्रूव कर सकते हैं, बट you're not going to really dance to it and you're not going to be in that type of रोने धोने वाले जो मूड में होते हैं. So वैसा that is the first process. उसके बाद फिर आप उसका एक डमी बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड करने के बाद जो आपको लगता है कि म्यूजिक के लेवल्स ये थोड़ा ज्यादा बज रहा है, ये कम बज रहा है, इसको थोड़ा उठाते हैं. You make those adjustments. That's usually in your mixing, and then finally you master the product. Again, setting the levels, making sure कि vocal output कितना हो, क्या हो exactly. That's एक फिर आपका गाना बन जाता है. गाना बनने के बाद फिर if you want to make a video, then you usually गाने की क्या lyrics हैं, क्या बोल हैं, उसके बेसिस पे आप एक वीडियो बनाते हैं. But ये वीडियो बनाना मतलब is also यूजुअली एक आर्टिस्ट किसी और कंपनी या प्रोडक्शन हाउस को बोल सकता है वीडियो बनाने के लिए, और दे यूजुअली प्रोड्यूस इट देमसेल्व्स इटसेल्फ? नो यूजुअली मैं भी क्या करता हूँ, मैं आई हैव अ टीम जिनके साथ मैं आई बीन रेगुलरली वर्किंग, तो उनके साथ मैं जुड़ के यूजुअली मैं वैसा करता हूँ कि उनको गाना भेजता हूँ, उनको एक आइडिया अपनी तरफ से देता हूँ कि भाई मैंने तो ये सोचा था, अब तुम एक आइडिया कंसीव करो, और फिर हम मिशमैश करते हैं, सोचते हैं, एक एक लेवल पे आते हैं कि ये हम वैसा कर सकते हैं. एंड दैट यूजुअली इट्स सी द होल आइडिया ऑफ कंसीविंग अ वीडियो इज जस्ट अ विजन. आप उसको ऐसा नहीं कि हमने जो विजन दिया उसके 10-15 वर्जन हो सकते हैं. आई कैन विजुअलाइज समथिंग एंड यू कैन से मैंने ये चीज बहुत ही अलग अंदाज से विजुअलाइज किया. आई कैन विजुअलाइज अ सॉन्ग कि ये क्लब में हो रहा है या एक रेस्टोरेंट में हो रहा है, आप बोल सकते नहीं मुझे वादियां चाहिए, आई नीड ओपन एयर एंड पानी के पास. सो एक गाने को आप कैसा उसके स्पेक्स आप कैसे देते हो, क्या विजुअल्स आप देते हो, इट्स कंप्लीटली ऑन योर इमेजिनेशन, एंड दैट इज वेयर द फन कम्स इन, बिकॉज आप अपनी सोच और अपना एक विजन आप उस गाने को दे रहे हो, and you then want the world to accept it as that. But then you see a lot of people do different versions of the song and things like that. So everybody has their own perception of a song. But it's a beautiful process in totality, from not only making a song
knowing कि कुछ ये लाइन लोगों को बहुत टच करेगी, और द हुक इज समथिंग जो बहुत जल्दी लोगों पे कैच ऑन होगी. दिस थिंग ऑफ अ हुक इज समथिंग दैट आई थिंक रियली पिक्ड अप विद हिमेश रेशमिया. ये जो रिपीट हुक्स वाला मामला, इससे पहले आई डिडंट थिंक इट वाज दैट मच. गाना आता था, फिर उसका हुक आता था, बट द हुक वाज इन सो हेवीली एम्फसाइज्ड. इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ झलक दिखला जा एक बार, 50 बार आप झलक दिखला जा, देख ली झलक भाई. तो बट वो क्या है, इट हिट्स यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर. तो फिर आपको सुनना भी ना हो या सुनना भी हो, ऑटोमेटिकली वो एक रिकॉल वैल्यू बन जाती है, विच इज अ वेरी स्मार्ट मूव दैट वे. सो आई फील लाइक नाउअडेज लोग वही करते हैं, दे पिक अप ऑन दैट कि एक चीज अगर ये हुक बहुत अच्छा है, इसको रिपीट करते रहो, मतलब शॉर्ट स्टैंजास लिखो और वापस वो हुक पे रिपीट करते रहो. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. What's the start to end? What is the cost that it usually takes to do this? There's no limit. It can be done in there's no limit. आप मे बी 1 लाख में भी कर सकते हो और आप 1 करोड़ में भी कर सकते हो, 1 करोड़ से बढ़ के भी कर सकते हो. There's no limit. अभी अगर मैं भाई चल हम एक बढ़िया सा क्रूज शिप रेंट करते हैं और एक काम करते हैं, लेट्स टेक नोरा एंड दिशा एंड कैटरीना, यू फ्री, चलो आप भी आ जाओ. अभी तो गाना भी मैंने शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा हमारा गाना कहाँ पहुंच गया, करोड़ों में चली गया ना वैल्यू. सो इट्स लाइक दैट, इट्स रियली, इट डिपेंड्स आप उस पर क्या करते हो. देयर इज नो लिमिट, बट आई डोंट फील लाइक दोज अदर फैक्टर्स कैन हेल्प अगर गाना अच्छा ना हो. सो दैट ऑल्सो इज समथिंग, एंड ये धीरे धीरे लोग समझने लग गए हैं कि गाना अच्छा होगा, ये बाकी सब जो प्लस माइनस चीजें हैं, एक्ट्रेसेस एंड थिंग्स लाइक दैट, वो उठाएंगी गाने को. बट अगर आपका गाना ही अच्छा ना हो तो देन दे कैन नॉट डू एनीथिंग. वो आके पैसा ले जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, एंड बट देन नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा. सो विथ मी जनरली शुरू में आई वॉज वर्किंग विद द नोन पॉपुलर एक्ट्रेसेस, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया it's a good way to give people opportunity. You obviously, yes, it's a financially more feasible option, but at the same time, हाँ ये भी है कि नखरे भी कम सहने पड़ते हैं, so they're more adjustable, and there's a drive जो होता है, because I look at it from the same perspective. जब मुझे वो opportunity चाहिए होती थी, I will do anything to at least get to that point. So the same factor applies. जब कोई नया बंदा आपके साथ काम कर रहा है, they put that much effort into making the product more successful. क्या एक आर्टिस्ट को आज म्यूजिक लेबल्स के हिसाब से, क्या एक आर्टिस्ट को आज कैन दे ही और शी अफोर्ड टू गो अगेंस्ट अ म्यूजिक लेबल, और इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव विदाउट दैट? देखो, इट इज डिफिकल्ट, आई एम नॉट गोना शुगर कोट इट. वो जर्नी मुश्किल जरूर होती है, बिकॉज एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं देयर इज एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, एक कंट्रोल है, ऑब्वियसली मनी फैक्टर. यू आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होती है, और एक आर्टिस्ट जो एक गाना बना के मे बी उसके 5 लाख के बजट में वो कहाँ उनके सामने खड़ा हो पाएगा. आई हैव हर्ड ऑफ मार्केटिंग बजट्स जो 100 करोड़ के मार्केटिंग बजट्स होते हैं, 10 करोड़ के मार्केटिंग बजट्स होते हैं, और जस्ट क्रेजी अमाउंट्स जो लोग गाने पे, इवन गाना प्रमोशन के लिए. सो how will you compete, right? If I know कि ये आर्टिस्ट जो एक लेबल के साथ है, भले लेबल उससे कितना कमा रही है, that's all different story, but वो इतना पैसा promotions पे जा रहा है, it becomes very difficult to compete with that. But it's not impossible. I think you have to एक consistency चाहिए आपके एक म्यूजिक में. म्यूजिकल आइडेंटिटी बनाना भी बहुत जरूरी है. That's why I recommend to artists कि आप, like right now, I feel like I'm still in that zone. I'm experimenting with in this zone of Punjabi. हालांकि my Hindi is also equally strong, but मैं even Punjabi में मैं थोड़ा सा experiment कर रहा हूँ. I'm doing some romantic tracks. मेरा next वाला है, it's a little bit more of that hip hop rap type of a space. तो मैं थोड़ा सा अभी उस experimental zone में हूँ. लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि ये zone बहुत बढ़िया है, ये फिट बैठता है मेरी इमेज के साथ भी, मेरे वोकल्स के साथ भी, एवरीथिंग इज फिट, ऑडियंस की एक्सेप्टेंस भी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सबको लगता है हम बहुत वर्सेटाइल हैं.
और ये चीज़ मैं थोड़ा मुझे देर से समझ में आई चीज़ कि यार अगर मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी गा सकता हूँ, मैं ऐसे भी गा सकता हूँ. समटाइम्स यू कंफ्यूज योर ऑडियंस. आपको फिर वो इट्स लाइक अ कंपनी दैट सेज कि मैं चिप्स भी बनाते हूँ, मैं मेडिकल प्रोडक्ट्स भी बनाता हूँ, मैं ये तो आइडेंटिटी फिर पक्की नहीं होती, राइट? को हर आपका नीश क्या है वो आपको एक मिल तो गया. एक बार वो एस्टैब्लिश करना, आपने उसमें सक्सेस पा लिया, देन आप वो करो, बात अलग है. सो मैं थोड़ा सा वो मामले में आई एम गोइंग अ लिटिल बिट ऑपोजिट व्हाट द नॉर्म इज, दैट आई एम राइट नाउ इन द स्टेज के मैं ये भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा भी कर रहा हूँ, वैसा भी कर रहा हूँ, एंड देन आई एम काइंड ऑफ सेइंग ओके यहाँ पे लेट मी सी कौन सा इसमें हिट होता है, कौन सा इसमें वो होता है, एंड देन आई गो इन दैट डायरेक्शन. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट एंड मे बी दैट इज वेयर कंपनी जो लेबल्स होते हैं कभी कभी वो आपको ये चीज करने नहीं देती, वो आपको स्ट्रीमलाइन करते हैं. ये चला है बस यही करोगे, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं करना है. आप भले ही आपको लगता है आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको करना यही है. सो यू बिकम रिस्ट्रिक्टेड एज एन आर्टिस्ट टू, एंड the problem is that with a label you get one shot. It works, it doesn't work, this that, then finished, right? Independent space में you're on your own, वो आपको freedom मिलता है, and at the same time you get this opportunity to keep at it. अपने pace पे आप चलो, you know. वहाँ पे क्या है, they do, let's say they दुनिया भर की marketing ये सबको वो सब कर लिया और आपकी चीज नहीं चली, goodbye, finished. Because they ये लेबल्स और ये सब भी जो काम करते हैं आजकल के तारीख में, उनकी पूरी आई एम श्योर एक बहुत बड़ी टीम होती होगी एंड स्टफ लाइक दैट, बट विद एवरी आर्टिस्ट डू दे हैव लाइक एवरी कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस कि अगर इतना ये होगा, इट्स लाइक एकदम डेप्थ और डिटेल. Oh yeah, depth detail. See, if they're spending जो इंसान वो दुनिया में कोई भी, if I'm spending money on you, I'm expecting something in return. मैं दान पेटी नहीं कर रहा. This is not charity के आपको मैंने दिया. So if they're आपके ऊपर कोई पैसा लगा रहा है, वो एक एक्सपेक्टेशन रख रहा है. उनके एंड ऑफ द डे अकाउंटिंग टीम देख रही है कि इससे कितना रिटर्न आ रहा है, कितनी स्ट्रीम्स आ रही है, कितनी लाइव शो से कितना आ रहा है, इसके यूट्यूब से कितना आ रहा है. All of these income streams जो खुल जाते हैं आर्टिस्ट के लिए, you know, they want to see that you're providing that result. So the end of the year या end of the जो भी उनका एक प्रोजेक्ट है वो देखेंगे हमने इतना खर्च किया है और इतना इससे रिटर्न होता है. Sometimes जो अच्छे लेबल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से मे बी 2 to 3 year प्लान या 5 year प्लान के हम इस आर्टिस्ट को डेवलप करते हैं. बट व्हाट आई हैव सीन इज वो ऑन बोर्ड भी क्विकली हो जाते हैं, लेकिन इट्स लाइक अगर चीज वैसे नहीं हुई तो इमीडिएटली वो दे जंप ऑफ. तो जो शुरू में कि नहीं हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं, कहते तो वही हैं, बट कुछ चीज अगर इधर उधर हुई दे इमीडिएटली कैन जंप ऑफ शिप एज वेल. सो दैट इज वेयर यू थोड़ा, बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू आल्सो सी इंडिपेंडेंट कहना बहुत आसान है. यस, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने गाने निकाल सकते हो, आप वो कर सकते हो, बट नाउ अ डेज द प्रॉब्लम इज अगेन इट्स लाइक एल्गोरिदम इज योर एनिमी. तो अगर चीज पिकअप हुई, अगर आपको वो यू नो वो जेट टेक ऑफ हुआ तो फिर ऑटोमेटिक एक में भी हो सकता है, और हो सकता है आपने 100 करने के बाद भी आपको वो चीज वैसी ना मिले. सो इट्स रियली इट्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, टाइमिंग, किस्मत. पीपल रियली अंडर एस्टिमेट दैट. पर कुछ लोगों का लक ही वैसा है कि पहले गाने से ही, और कुछ लोग हैं कि वो मिलता है 10 साल बाद, कुछ लोगों का वो लगे नहीं होता. सो यू हैव टू जस्ट काइंड ऑफ बी. बट ये जब भी ये आर्टिस्ट के साथ ये सब लेबल कोलैबोरेट करता है एंड इफ दे गो इनटू डिफरेंट एवेन्यूज, लाइक जैसे आपने बताया अभी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड ये सब चीजों में, तो उसमें आर्टिस्ट को भी एक रेवेन्यू शेयर, या व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? there's बता सकते हैं आप? So there's usually, so really depends on the level of investment. That can really change also the level of the artist. अब जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा, लेबल उससे उतना ही कम डिमांड कर सकती है. यू कांट गो टू एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट को अपनी बोल सकते हैं मैं तुमसे 40% या आई नो इवन पीपल जो 60-40 लेबल की तरफ से होता है, मतलब 60% लेबल को जा रहा है, 40 आपको आ रहा है. बट उनको ये लगता है कि एंड ऑफ द डे ठीक है मैं ये करूंगा बिकॉज लेबल पैसा डाल रही है मेरे ऊपर, मेरे पास वो नहीं है, मैं वो चीज नहीं कर सकता वो करने के लिए. सो दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी जो एक लोग सोचते हैं. बट जनरली अगर आप पूछो, इफ इट्स लाइक somebody who's very established, I doubt more than 10% even they will give, if that. मतलब बड़ी मुश्किल से, मतलब पैसा पूरा प्रोड्यूस करने के बाद भी एल्बम या सॉन्ग से, फॉर एग्जांपल विद सर दिलजीत दोसांझ,
Oh yeah, Diljit is on a anyway. Diljit is on a Just an example. yeah, but yes, you're right. अगर like if a company is getting involved, see वो basically क्या करेंगे कि वो show उससे खरीदेंगे. They will basically say, although I feel like he does his own production now as well, but in his case he has his own like even now जो उसके shows थे, I think they self-produced it. So उसका जो profit है वो सब mostly दिलजीत को जाता है. Now if they co-produce it with somebody, then they work out a deal कि इतना ये कट आपका है, ये वैसा है. But trust me, in those positions, whether it's a Badshah or it's a, I mean, Diljit is on a different level. They are the bosses. They will decide where कौन क्या किसको क्या मिलेगा, क्या कमाई होगी. When you're up and coming, it's flipped completely. It's a 99 1% वाला मामला है कि आप 1% अपना इधर उधर पॉइंट दे दो, बाकी ये लोग माँ बाप आपको आपके लिए डिसाइड करेंगे. So for an independent artist, yes, वो कंट्रोल 100% आपके ऊपर है, लेकिन 100% एफर्ट भी आपकी तरफ से ही होगा. वो हर एक चीज माइन्यूटली आपको मॉनिटर भी करनी है. Yes. ये कॉन्सर्ट्स के बारे में आपने बात की, इंटरेस्टिंग थॉट केम टू माय माइंड. ऐसा लगता है कि कॉन्सर्ट की टिकट्स अभी कुछ एक्सॉर्बिटेंटली हो गई है, क्रेजी हो गई है. I think it's worth it though. कुछ कॉन्सर्ट्स के लिए तो worth it है. Now if you give an example, like I've been, ये पिछले साल मैं दिलजीत के कॉन्सर्ट पे भी गया, मैं करण औजला के कॉन्सर्ट पे भी गया. वो मुझे लगता है कुछ लेवल पे ब्लू अप ज्यादा हो. मतलब अगर आप इक्विवेलेंट 50,000 60,000 एक टिकट के लिए दे रहे हो, उतनी सुविधा आपको वहां पे नहीं मिलती, you know. But then again, if you compare it बाहर के शोज के लिए, they have big stadiums, वो सब वो आपको देते हैं. यहाँ पे ओपन ग्राउंड में आप किसी को, या आप ओपन ग्राउंड पे इतनी गर्मी में 60,000 चार्ज करो, एक कूलर लगा दिया, खाने का थोड़ा वो दे दिया. To me it doesn't match up. But एक अच्छी चीज ये है कि artists are getting that value. See, इंडिया में पैसा बहुत है, so it's all dependent on demand. अगर होगा तो आपको वो वैसा रेट मिलेगा. You know, you still go to concerts जहाँ पे 2,000 की टिकट में भी आपको वो एंट्री मिल जाएगी. But now you're getting these types of artists who are coming, एक proper production team और production के साथ, and they're demanding कि आपको, you know, we want premium and we're giving you that premium product. जो कुछ concerts में वो मिलता भी है. If you're a die hard fan, see, कुछ लोग जो die hard fans हैं वो जाएंगे, आप उनको कितना भी चार्ज कर लो. But yes, for someone who is just going normally to listen to good music, वो हिचकिचाएंगे कि यार इतना ज्यादा टिकट की प्राइस क्यों है, you know. हाँ, because the sort of जैसे आपने बताया, that's precisely my point. उसका जो आपको रिटर्न मिल रहा है, see, of course, if you are इतने ये कॉस्ट पे 50-60,000 की अगर टिकट्स है, तो naturally music has to be good. Yeah. Because आप वो सुनने जा रहे हो. But 100%. Unfortunately, the scenario अपने इंडिया में कॉन्सर्ट्स का ऐसा है कि खाली इट इज नॉट अबाउट ओनली गोइंग देयर फॉर 1.5 आवर और सुनना है. उसके पहले 2 घंटे आप ट्रैफिक में मरोगे, वहां पे गर्मी में जाओगे, वो तो करोगे. हाँ, फिर वहां पे जाके देयर इज नॉट गोइंग टू बी मच व्हाटएवर, देयर इज ह्यूज क्यूज नेचुरली. फिर आपको तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो हम कहते हैं, राइट, बिकॉज़ वो अब थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है. आई विल से अब एटलीस्ट they've started वो एक private bathroom setups, especially जो लोग VIP या obviously extra पैसे दे के जाते हैं, private food counters and things like that. तो वो चीज़ उन्होंने थोड़ा सा, I think they've made an adjustment, पर वो बेहतर हो सकता है 100%. In fact, I remember एक कॉन्सर्ट में दिलजीत ने खुद कहा भी है कि मैं अब इंडिया में परफॉर्म नहीं करूंगा जब तक अपना ये जो हम सेटअप और स्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको हम सही नहीं करेंगे. एंड आई थिंक इवन प्राइम मिनिस्टर मेड अ कमेंट ऑन दैट वी शुड बी, बिकॉज हमें दिखाई दे रहा है कि इतनी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी है, राइट? तो वी शुड गिव देम दोज अपॉर्चुनिटीज टू हैव दैट लेवल ऑफ स्टेडियम्स, दैट लेवल ऑफ infrastructure facility should be there, because कुछ आर्टिस्ट हैं जो वो चार्ज कर सकते हैं. Definitely a Diljit, you obviously have your Coldplay जो बाहर से आते हैं, but उनको वो भी यही सोचते हैं ना. I mean, I had gone to the Coldplay concert and सब chip packed, and I'm like, ये क्या VIP है? This is not VIP, this is nonsense. तो मतलब, but again, if you want to go, you want to experience it. मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे बस I think सेल्फियां लेने जा रहे थे, because I didn't feel like very few people were actually connected to the music. बहुत लोगों को तो lyrics भी नहीं समझ में आ रहे थे. But again, my point is we have the capacity to spend that kind of money. तो अगर वो capacity है,
उसी हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। हम इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद के लाते हैं। आई टेल यू दिस इज अ चेंज आई रिसेंटली मेड नाउ। अब मैं पहले ML मर्सिडीज ये सब उसमें घूमता था ना, यू नो ठीक है, एक शौकीनी चीज थी कि एज एन आर्टिस्ट आपको ऐसी गाड़ी में घूमना चाहिए, पर हमारे रोड ही वैसे अच्छे नहीं हैं। मैं हालांकि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पे ये लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, जो गाड़ी वहाँ पे 40,000 या $50,000 में आती है, यहाँ पे मैं उसका 1.5 CR दे रहा हूँ। शूट योरसेल्फ इन द हेड। और वो भी वहां पे तो अच्छे अच्छे रोड्स हैं, यहाँ पे गडक गडक एक ब्लैक ये पॉट होल यहाँ, ये खड्डा यहाँ, मतलब इट्स सो इट डजंट मेक सेंस। उससे तो अच्छा भाई बढ़िया कोई महिंद्रा कोई स्ट्रॉन्ग गाड़ी लो जो इन रोड्स के लिए बनी है, एंड पुट योर मनी एंड मल्टीप्लाई दैट मनी। ये तो एक डेड इन्वेस्टमेंट है। बट अगेन एज आई सेड, शौकीनी हम लोग हैं, तो आई जस्ट फील दैट सेम थिंग वो हमारे बहुत सारी चीजों में अप्लाई होना चाहिए। हम वो कैपेसिटी रखते हैं 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेने के लिए, तो हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज भी मिलनी चाहिए उस गाड़ी को चलाने के लिए, नॉट कि उसको हम रुके ब्रेक मारा, रुके ब्रेक मारा, थोड़े चले ब्रेक मारा, मतलब इट्स लाइक दैट। To be able to enjoy Enjoy it. So the same applies to concerts, the same applies to almost everything that we're doing, you know. We have to India rise कर रही है, but ये बाकी क्या चीज, we have to get those also on that same level. Parting thoughts, parting song, something that comes to mind. I will sing a song. This is a Punjabi song that I recently did. It's called Attach. So if for all of those who've not heard it, please do check it out. And there's also a song called Compliments, जो अभी recently किया है. फिकरा तू सारी छड्ड दे तू सब मेरे उत्ते छड्ड दे, किद्दां खोलूं कोई तैनू मेरे तो, कड्ड दे तू वहम सारे दिलों कड्ड दे, तेरे नाल ऐदां मैं अटैच गोरीए, लावा लई होना नहीं ओ वेट गोरीए, भावें सारी दुनिया दे विच लभ लई, लभना नहीं साडे जिहा मैच गोरीए। हाँ 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 हाँ। कभी आने वाला ये नया वाला सॉन्ग? ये तो आ चुका है, कॉम्प्लीमेंट्स आ चुका है। अभी मेरा नेक्स्ट वाला है ओवरकोट। दैट्स अ फुल रैप सॉन्ग। उसमें मैं बॉक्सिंग भी कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूँ, एंड इट्स अ वेरी यो वाला। शायद आई थिंक ऑडियंस ने कभी मुझे इस अवतार में देखा नहीं होगा, बट ये आई गेस मेरी न्यूयॉर्क की पैदाइश थोड़ी इसमें आती है, तो वेरी हिप हॉप टाइप ऑफ अ लुक, बट गाना बहुत अलग है, और आई फील लाइक इट विल बी समथिंग दैट विल रियली अटैच with the audiences as well. Great. All right. Thank you so much, Amit. My pleasure. Yeah, My it was pleasure. fun.